मेरा हक मेरी सुरक्षा, कानून और विकलांग अधिकार पर कार्यशाला श्रृंखला। दूसरी कार्यशाला, CLA, यौन हिंसा होने पर न्याय तक कैसे पहुंचा जाए। तारीख जून 24, 2021। ट्रेनर रिजवान अली, लॉयर विकलांगता एवं बाल अधिकार, कानूनी सलाहकार लतिका रॉय फाउंडेशन। सभी को आज की वर्कशॉप में कार्यशाला श्रृंखला का दूसरा दिन। कार्यशाला श्रृंखला का नाम है मेरा हक मेरी सुरक्षा। ये कार्यशाला श्रृंखला हम राइजिंग फ्लेम की तरफ से आप तक पहुंचाते हैं। हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये 3 दिवसीय कार्यशाला श्रृंखला मेरा हक मेरी सुरक्षा। मैं निधि गोयल, राइजिंग फ्लेम की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइजिंग फ्लेम की पूरी टीम की ओर से आप सभी का इस वर्कशॉप में, इस पूरी श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा किन प्रकारों में, किन अवतारों में हमारे सामने समक्ष आती है। विकलांग महिलाएं इस घरेलू हिंसा को क्या पहचान पाते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या अड़चनें आती हैं इसे पहचानने में, अपनी आवाज़ उठाने में, कानून को समझने में और न्याय तक पहुंचने में। कानून घरेलू हिंसा के बारे में क्या कहता है और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे अधिकार क्या हैं इसे बताता है। और इसी को हमने देखा उज्ज्वला कातरेकर जो वकील हैं, जो फैसिलिटेटर थी कल की, उनके द्वारा ये सेशन लिया गया। आज इस कार्यशाला श्रृंखला का दूसरा दिन है मेरा हक मेरी सुरक्षा। आज का टॉपिक इस श्रृंखला में होगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स। हमारे आज बहुत एक एक्सपर्ट वकील यहाँ पर आए हैं जो हमें इस अगले 1.5 घंटे में मार्गदर्शन देंगे कि इस कानून में क्या लिखा गया है, पर इस कानून को आज क्यों चुना गया और इसे समझने की ज़रूरत हमें क्यों है। ये कार्यशाला श्रृंखला जैसे आप जानते हैं कि विकलांग महिलाओं के लिए विशेष है, पर विकलांग व्यक्तियों के लिए एवं अन्य एक्टिविस्ट के लिए, जैसे डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट, कार्यकर्ता, बाल कार्यकर्ता, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट, आ गया मैम, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट, जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और अन्य व्यक्ति जो इन सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, विकलांगता और लैंगिकता और कानून को समझने के लिए उत्सुक हैं, न्याय तक पहुंचने के लिए और मदद करने के लिए करने की रुचि रखते हैं। सो आज हम इस सेशन में आए हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स को समझने, क्योंकि यौनिक हिंसा जो है उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हमारे समाज में। कल्चर के नाम पे, हमारे सामाजिक तौर तरीके, टबू के नाम पे कि ये चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते क्योंकि एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यौनिक हिंसा एक शर्मिंदगी की बात नहीं है, यौनिक हिंसा एक अपराध है। ये अपराध क्यों है और इसके इर्द गिर्द कानून क्या बनाया गया है, इससे विकलांग, अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो महिलाओं के लिए और विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के लिए कानून में क्या प्रावधान दिए गए हैं, और यदि हम इन प्रावधान का इस्तेमाल करते हैं तो हम न्याय तक क्या पहुंच पाएंगे। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हम आमंत्रित करते हैं रिजवान अली, इस सेशन को लीड करेंगे। रिजवान जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू निधि। आपका एक छोटा सा परिचय मैं कराकर हैंड ओवर करूंगी। रिजवान का मैं परिचय दूं इसके पहले कई नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी और जुड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। उनके लिए सूचना है कि ये वर्कशॉप रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर भी हम लाइव हैं। इसे आगे जाकर सब टाइटल कर वीडियो के फॉर्म में शेयर किया जाएगा। ये 1.5 घंटे का सेशन है। रिजवान हमारे साथ हैं, वो 45 मिनट से 50 मिनट तक कानून के बारे में बताएंगे और फिर आखिर का आधा पौना घंटा हम ओपन करेंगे प्रश्न उत्तर के लिए। तो अपने या तो प्रश्नों को आप बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में, या आप कहीं पर नोट करके रख सकते हैं ताकि प्रश्न उत्तर सेशन में आप इसे पूछ पाएंगे। तब तक मेरा ये निवेदन है और हमारी पूरी टीम की विनती है कि आप अपने आप को म्यूट पर रखें। जिन व्यक्तियों को साइन लैंग्वेज एक्सेस करना ज़रूरी है, आप देख पाएंगे कि हमने स्पॉटलाइट किया है। निशांत और सोनाली आज के हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं। आप चाहें तो उनका वीडियो आप भी एडिशनली पिन कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का सेशन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में हमारे लीड फैसिलिटेटर रिजवान अली
रिजवान एक चाइल्ड राइट्स और डिसेबिलिटी राइट्स लॉयर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं देहरादून में बेस्ड लतिका रॉय फाउंडेशन के। एक ऐसे वकील हैं जिनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ यौनिक हिंसा के मामले में, विकलांग अधिकारों पर, विकलांग बाल अधिकारों पर एवं जेंडर के इश्यूज पर कमिटमेंट और पैशन के साथ ये न्याय तक पहुंचने में विकलांग व्यक्तियों को मदद करते हैं। तो रिजवान, आज का सेशन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि कानून क्या कहता है और हम न्याय तक कैसे पहुंच सकते हैं। थैंक यू निधि। अब राइजिंग फ्लेम का बहुत बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप लोग प्रेजेंटेशन को देख सकें और हम आगे की बातचीत कर सकें। तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है महिलाओं पर हिंसा जुर्म है। अगर यौन हिंसा किसी महिला के साथ होती है तो न्याय तक कैसे पहुंचा जाए। न्यायिक प्रक्रिया बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है जिसको कैसे तरीके से चला जाए ताकि महिला को न्याय मिल सके। ये हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। तो आज हम किस किस चीजों पे बात करेंगे। हम जैसे निधि ने बताया कि हम 40 या 45 मिनट की हमारी प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद हम लोग आपस में बात करेंगे। आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। हम क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 के बाद हुआ था उसके बाद कानून में क्या क्या बदलाव आए, यानी कि क्रिमिनल लॉ क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। यौन हिंसा की कानूनी परिभाषाएं क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब कौन कौन से चरण होते हैं कानून के, जब किसी के खिलाफ यौन हिंसा हो जाए उस तक पहुंचने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में हम सबकी क्या सहभागिता हो सकती है यौन हिंसा से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने में, खासतौर से मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग कोई महिला है उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी क्या सहभागिता हो सकती है। तो हम इन 4 चरणों पे बात करेंगे और ये 45 मिनट में होगी। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे कि क्रिमिनल लॉ है क्या। हम तो कह रहे हैं कि भाई क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट को हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है, किसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ। आमतौर से आपने सुना होगा कुछ वकील कहते हैं मैं तो फौजदारी का वकील हूँ। पिनल लॉ ये कहता है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। क्रिमिनल लॉ ये कहता है, तो भाषा के अंतर से आम इंसान काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो सभी एक ही बात है कि कानूनों का वो समूह जो क्रिमिनल लॉ या फौजदारी कानून होता है जो इस अपराध की परिभाषा, उसके लिए सजा का निर्धारण और प्रक्रिया का निर्धारण करता है, वो क्रिमिनल लॉ होता है। उसमें कौन कौन से कानून आते हैं, उसमें आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम, साक्षी होंगे ना जब किसी को न्याय मिलेगा। फिर इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में परिभाषा लिखी होती है और किस अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे कहते हैं इसको, दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। तो हम इन तीनों में क्या क्या बदलाव हुए हैं विकलांग महिलाओं के संबंध में हम इसको देखेंगे, यौन हिंसा के संबंध में। और एक ही पॉक्सो में भी बदलाव करता है, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हम 3 चीजों के बारे में, 3 कानूनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ धाराएं देख लेते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, हम कानून को बहुत साधारण शब्दों में समझेंगे, बहुत आम भाषा में समझेंगे, पर धाराएं और परिभाषाएं समझना इसलिए जरूरी है कि जब आप एफआईआर लिखाने जाते हो वहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है कि न्याय किस दिशा में जाएगा। सबसे ज्यादा चैलेंज भी इसी को किया जाता है कि आपने जो बात लिखी है ये तो इस तरह का अपराध है ही नहीं जो आप कह रहे हो। तो थोड़ा सा इसको जानना, साधारण शब्दों में जानना, हो सकता है अगर आप आईपीसी पढ़ें तो थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर साधारण शब्दों में इसको जानना कि कौन सा अपराध किससे भिन्न है। तो अगर आप उस बात को वहां बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे तो न्याय तक पहुंचना बहुत आसान होगा। एक अलग तरह की बात है कि आमतौर से हम लोग खुद गुड फेथ में, पहले शुरू में जब 2013 में एक कानून में बदलाव आया, आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा कमेटी थी, निर्भया केस हुआ था, उसके बारे में आप सब जानते हैं। उसके बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी गठित की गई और उन्होंने जो सजेशन दिए उसके आधार पे क्रिमिनल लॉ में बदलाव किए गए। उसमें एक सबसे बड़ा अलग बदलाव तो ये था कि जो लैंगिक उत्पीड़न के मामले हैं, जो यौन हिंसा के मामले में हैं, उसमें पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता, चाहे गुड फेथ में हो। मीडिया इस बारे में सेंसिटाइज हो चुका है। मैं देखता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन एजेंसीज हैं, लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी, जैसे कोर्ट और
पुलिस वो भी हो चुकी है, पर कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, आम लोग गलती कर देते हैं, सोशल मीडिया पे पीड़िता का नाम, फोटो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं और उसके लिए न्याय की मांग करने लग जाते हैं। कभी कभी गुड फेथ में कुछ एनजीओ वीडियो बनाते हैं जिसमें पीड़िता को चेहरा दिखा दिया जाता है। हमने भी एक वीडियो बनाई है, यहाँ शेयर की करेंगे तो आपके सामने इसका एग्जाम्पल भी होगा कि वो निधि ने बनाई है किस तरीके से होती है। तो इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, ये IPC 228 क में है। उसके अलावा दूसरी जो धारा इसमें जोड़ी गई एसिड अटैक के बारे में, एसिड अटैक के बारे में 226 क और 226 ख है। 226 क है का मतलब है कि एसिड का अटैक कर दिया गया है, तो उसमें तो 10 साल मिनिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है और आजीवन कारावास हो सकता है। लेकिन एसिड अटैक का अगर प्रयास भी कोई करेगा तो 226 ख में आएगा और 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। तो ये दोनों के बारे में है। अब आते हैं महिला की लज्जा भंग के बारे में। जो IPC के सेक्शन 354 है वो महिला की लज्जा भंग के बारे में बात करते हैं, पर 2013 में इसमें बदलाव किए गए। इसको थोड़ा सा क्लियर डिफाइन किया गया कि किस तरह से लज्जा भंग होती है। तो 354 आएगा, तो एक 354 भी है वो लज्जा भंग के बारे में, वो धारा जुगितु है। उसके अलावा 354 का किस तरीके से बात करते हैं, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हो, ऊपर एक तस्वीर है, उसमें उससे भी आपको समझ में आ सकता है कि एक मिनट रिजवान, एक मिनट। सभी से प्लीज हम विनती करते हैं कि आप अपना ऑडियो म्यूट रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि गलती से थोड़ा सेशन इंटरप्ट हो जाता है। और एडमिन से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा क्विक एक्शन लें। सॉरी रिजवान, माफी चाहते हैं इंटरप्शन के लिए। तो अवांछनीय शारीरिक संपर्क करता है, जो लड़की को पसंद नहीं आता है पर वो उससे वो टच करता है या लैंगिक क्रियाओं में शामिल होने के लिए बार बार अनुरोध करता है, तो इसको हम लोग 354 क में आता है। और इसको इसी तरीके से जब आप FIR लिखे तो उसको क्लियर लिखे, इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माना। सजा पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, कानून, क्योंकि बिल्कुल हम एकदम कानून के तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग को याद रहे, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे। किसी स्त्री को विवस्त्र करने की कोशिश करने का हम और या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी कि अपनी ताकत का प्रयोग करना इस कोशिश के लिए कि उसको उसके कपड़े उतारे जाए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कपड़े उतारने का ये प्रयास के बारे में है। अगर कपड़े उतार दिए तो वो अलग सजा है। तो अगर आपने कपड़े उतार दिए गए हैं और तब FIR में लिख दिया कि कपड़े उतारने का प्रयास किया गया है, तो वो व्यक्ति को आपने उसके 7 साल की सजा तो पहले ही बचा दी, एक सबसे बचा दी। तो कपड़े उतारने का प्रयास करना, बल का प्रयोग करना, ये यहाँ पे आएगा और 3 से 7 साल तक की सजा है। जबकि कपड़े उतार दिए तो फिर वो रेप की परिभाषा में आएगा। अब कोई स्त्री, जैसे यहाँ तस्वीर देख सकते हो कि वो स्त्री वॉशरूम में जा रही है और वो पीछे से जाके उसको देख रहा है, इसमें भी काफी दृश्यकारिता का जो अपराध है इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत होती है कि कोई स्त्री किसी प्राइवेट कार्यक्रम में लगी हुई है या ऐसे कार्य में लगी हुई है जिसमें वो नहीं चाहती कोई उसको देखे, उसमें एक टकटकी मार के देखना उसकी और उसको इस तरीके से परेशान करना, तो 1 साल से 3 साल तक का सजा का प्रावधान इसमें है। पीछा करने का अपराध होता है कई कुछ केसेस में कि भाई इसमें स्त्री के कैरेक्टर को आप अपना डिफेंस नहीं बना सकते कि भाई उसका किस कैरेक्टर ऐसा था, मैं तो पीछा कर ही रहा था, तो मेरी पहले फ्रेंड थी, आज वो तुम्हारे साथ नहीं चाहती कि तुम उसका पीछा करो। तो अगर पहली बार ऐसा करेगा और दोष सिद्ध होगा तो 3 साल, और दूसरी बार करेगा तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। अब आते हैं बलात्कार। जैसा कि निधि ने कहा, निधि ने इस बारे में कहा कि हम लोग इस पे बात नहीं करते, स्त्री की यौनिक हिंसा पे बात नहीं करते हैं। और अगर न्यूज़पेपर में कोई बातें आती हैं, मीडिया में कोई बातें आती है, तो वो थोड़ा सा भ्रम फैलाती है कि यौन हिंसा ये क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। अब इसको कई सारे शब्द सुनोगे, अगर आप मीडिया में सुनोगे, दुराचार कर दिया, दुष्कर्म कर दिया, बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया। अगर IPC पढ़ोगे तो बलात्संग लिखा आएगा, जो मैंने लिखा है। तो इसको हम बहुत ही साधारण शब्दों में, ऐसे शब्दों में जिनको घर में आप उपयोग कर सकते हो, और बिल्कुल IPC के 375 का ये निचोड़ होगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक बार में ये बात क्लियर ना हो तो मुझे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि ये बात दोबारा बताओ। हम इसको 3 चरण में समझेंगे और बड़े साधारण शब्दों में, जिन शब्दों को आप घर में भी यूज कर सकते हो, आसानी से बात कर सकते हो घर में भी कि बलात्कार किसको कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में आप कोशिश करना, आपके संपर्क में अगर कोई मीडिया बंधु भी होंगे तो उनको कहना कि इस तरीके से बताया करो। IPC आमतौर से जब वकील बात करते हैं तो 376 का केस है, तो आप भी सुनते होंगे 376 का केस है, 376 ABCDE।
तो ये 6 धाराएं कुल मिला के होगी, 6 उसमें हो गई जो ABCD के साथ। तो कहते हैं 376 का केस है, लेकिन परिभाषा कहाँ लिखी है? 375 में लिखी है। आप खुद भी पढ़ने जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। अब साधारण शब्दों में क्या परिभाषा है, जो हमने कहा कि आप घर में भी बात कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति और किसी भी महिला के साथ अगर इन 7 परिस्थिति में यौन क्रिया करता है तो वो बलात्कार है। पहला चरण 3 चरणों में कहा था, मैंने बताऊंगा। पहला चरण है कि इन 7 परिस्थितियों में, जो 7 परिस्थिति मैं आपको बताऊंगा, उन 7 परिस्थितियों में अगर यौन क्रिया करता है तो बलात्कार है। इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध करता है, जिसे हम जबरदस्ती कहते हैं। सहमति के बिना, और अगर उसके किसी हितबद्ध का मतलब हुआ जिससे वो प्यार करती है, जिसको वो अच्छा मानती है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, उसकी मृत्यु या चोट का भय दिखा के सहमति लेना, और उस स्थिति में यौन क्रिया करता है। धोखा देकर सहमति लेता है कि शादी कर लेंगे, शादी किया हुआ हूं, ये तो शादी ही है, इस तरह से सहमति लेके करता है। या उसका स्थिति, जो मानसिक स्थिति है, सहमति देने की नहीं थी, यानी कि उसे कोई हानिकारक पदार्थ इस तरह का खिलाया हुआ था जिसमें वो परिणाम को समझने में सक्षम नहीं थी उस वक्त, उससे इस स्थिति में सहमति लेता है। या 18 साल से कम आयु की किसी भी लड़की के साथ उसकी सहमति से या बिना सहमति से करता है। यहाँ सहमति का मतलब नहीं है, 18 साल से कम आयु होनी चाहिए, उसकी सहमति से यौन क्रिया करता है। और उस स्त्री की सहमति या असहमति जो व्यक्त करने में नहीं कर सकती है, उसके साथ यौन क्रिया करता है, वो बलात्कार है, बलात्कार है, दुराचार है, रेप है। बहुत साधारण शब्द है। इन 7 चीजों में इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप समझने के लिए। आईपीसी को पढ़ोगे तो उसका निचोड़ यही निकल के आएगा। अब मैंने कहा था 3 चरण में इसको समझाऊंगा, तो दूसरा चरण इसको समझ, ये तो पहला चरण हो गया कि बलात्कार क्या है। इन 7 स्थिति में किसी भी महिला के साथ कोई यौन क्रिया करता है, लैंगिक संबंध स्थापित करता है, वो बलात्कार है। अब आगे आते हैं प्रवेशन। प्रवेशन पे बड़ी बात होती है, प्रवेशन को बड़े अच्छे ढंग से नहीं समझाया जाता। जब ये आईपीसी अब शुरू में पढ़ना शुरू हो गई 375, तो आपको घर में लगेगा कि हम तो घर में इस पे बात ही नहीं कर सकते, ये क्या शब्द हम पढ़ रहे हैं। इसको भी बड़े आसानी से समझाऊंगा। प्रवेशन का मतलब जननांगों का प्रवेशन है ना। एक तो आम परिभाषा हम कहते हैं रेप की, यही तो कहते हैं। लेकिन 2013 के बाद जो अमेंडमेंट किए गए हैं, इसमें एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये है कि प्रवेशन का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का महिला जननांग में प्रवेश कराना, हाथ, मुंह, कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रवेश कराना। इसको साधारण समझे समझिए। और वो कब कराना? इन 7 स्थिति में कराना। जो 7 स्थिति मैंने बताई है वो बलात्कार है, वो बलात्कार है। आगे एक और जो तीसरा चरण है वो ये है, या ऐसा करने के लिए कहता है। कोई आदमी तो कहता है कि मैं तो वहां था, मैंने तो किया नहीं, मैंने तो इन 7 स्थिति में से किसी भी एक स्थिति में ये प्रवेशन की ये क्रिया जो मैंने बताया कि वो हाथ, पैर, मुंह, कोई ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ये किया गया है और वो करने के लिए कहता है पर उसने किया नहीं है, तो वो भी बलात्कार का दोषी है। ये बलात्कार की परिभाषा है। इसको ध्यान में रखने के साथ साथ आप जब FIR कराएं तो इसको बड़े ध्यान से रखें। और ये बहुत साधारण है। अगर आप चाहेंगे इसके ऊपर दोबारा से बताना तो जब क्वेश्चन आंसर होगा तो मैं इसको दोबारा से एक बार बता दूंगा। अब इसके बारे में सजा क्या है उसको भी हम साधारण ढंग से समझेंगे। अगर हम जैसे पूरे डिटेल में पढ़ने लग जाएं, डिटेल में समझने लग जाएं कि 376(1), 376(2), 376(A), B, C, D, E क्या है, वो पढ़ने की प्रक्रिया में आएंगे तो बहुत अलग ढंग से पढ़ेंगे। पर हमसे इसको भी हम सजा के प्रावधान को भी साधारण ढंग से समझते हैं। एक सेकंड सर, थोड़ा सा स्लो जाएंगे क्या? मुझे थोड़ा सा स्लो। ठीक है सोनी, आप थोड़ा मुझे इशारा भी कर दीजिएगा। सॉरी। सो यहीं से स्टार्ट करूं? जी कंटिन्यू करिए। लिटिल बिट स्लो, वो नंबर्स जब आते हैं ना तो वो नंबर्स थोड़ा सा मिस हो जाते हैं। ओके। तो अगर हम बलात्कार पे सजा की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि फांसी की सजा कब है, कितनी सजा है। तो मिनिमम सजा 10 साल है। 2013 से पहले मिनिमम सजा 7 साल हुआ करती थी बलात्कार के किसी भी मामले में। अगर पीड़िता की आयु 16 साल से कम है तो वो मिनिमम सजा कितनी हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी और आजीवन कठोर कारावास हो जाएगा। पीड़िता की आयु 12 साल से कम है तो 20 साल की मिनिमम सजा हो सकती है, कठोर कारावास आजीवन तक जा सकता है, या मृत्युदंड भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी।
अभिरक्षा में, जैसे पुलिस की अभिरक्षा में आपने किया हुआ है किसी व्यक्ति की, तो मिनिमम जो सजा होगी कितनी होगी? 10 साल के कठोर कारावास और आजीवन तक हो सकता है। गैंगरेप, अब गैंगरेप की वजह से ही ये कानून में बदलाव आए थे। अगर पीड़िता की आयु 16 साल से कम है तो सभी को आजीवन कारावास, और आजीवन का मतलब है लाइफ टाइम जीवन में उस जेल में रहना पड़ेगा, और जो जुर्माना होगा वो पीड़िता को देना होगा। अगर गैंग रेप के मामले में 12 साल से उम्र कम है तो आजीवन कारावास मिनिमम सजा है और मृत्युदंड हो सकता है। तो सजा को आप 376 जब पढ़ेंगे आईपीसी, वो ये कहना चाहता है, ये 6 बातें। अब आप उसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यौन हिंसा अगर किसी महिला के साथ होती है तो न्याय तक पहुंचने के कौन कौन से चरण हैं? उन चरण में आप उस महिला को कैसे मदद कर सकते हो? एक हिस्से में भी अगर हमने मदद की तो न्याय तक पहुंचना बहुत आसान हो सकता है। तो इसके लिए हम एक वीडियो दिखाएंगे आपको। हमने काफी सारे केसेस पे काम किया है, एक केस पे हमने काम किया निधि ने और हमने, उसकी एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें न्याय के चरण देख सकते हैं। उसके आखिर में कहा गया है कि प्रतिकरण नहीं मिला था, वो उस वीडियो के बाद मिल गया था। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे जो 4 मिनट की है, और उसके बाद फिर हम उन चरणों पे बात करेंगे। पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए नाम बदले गए हैं। उत्तराखंड भारत के एक गांव में एक मां नाम शबाना बोलती है। रिजवान जी, एक मिनट। जी आप अनशेयर कीजिए आपके वीडियो को, आपके स्क्रीन को, और जब आप शेयर करोगे तो नीचे एक क्वेश्चन आएगा कि ऑडियो भी शेयर करना है, तो आप वो क्लिक करोगे तो ऑडियो और क्लियर होगा। ठीक है, मैं दोबारा से करूं? हाँ, अभी अब शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर बंद कीजिए और फिर से शुरू कीजिए। ओके, स्क्रीन शेयर को बंद करना है, विद ऑडियो करना है ना? हाँ, जब नीचे से आएगा ना तब आपको विद ऑडियो के साथ करना पड़ेगा। ओके, शेयर साउंड ये वाला ना? हाँ, अब मैं 1 मिनट में स्टॉप कर रही हूँ, आप फिर से शेयर। साउंड के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बस अब प्ले हो जाएगा। ठीक, तो हम वहीं से शुरू करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे दोबारा। पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए नाम बदले गए हैं। उत्तराखंड भारत के एक गांव में एक मां नाम शबाना बोलती है। थोड़ा खून में बन रहे थे नीचे से, तो डॉक्टर ने खींच गई। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चोट नहीं आया, कि ये तो ऐसे ऐसे हुआ, बलात्कार है लड़की के साथ हुआ हुआ। निधि गोयल, विकलांग अधिकारों की एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स वॉच की सलाहकार। सन 2014 में उत्तराखंड के एक गांव में 13 बरस की रज़िया पर उसके भाई के टीचर ने बलात्कार किया। रज़िया को विकलांगता है, बौद्धिक विकलांगता के साथ साथ उसे बात करने में भी तकलीफ होती है। भारत में न्याय तक पहुंचने के लिए विकलांग महिलाओं और लड़कियों को विशेष मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। न्याय प्रक्रिया हर चरण पर उन्हें समर्थन नहीं मिल पाता, जैसे शोषण की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाना, चिकित्सा सहायता तक पहुंचना, अदालत की प्रणाली को समझना और मुआवजा पाना। मतलब लड़के वालों का तो कहना था कि फैसला कर ले, पैसा ले ले, और हमारे परिवार के थे, हमारे परिवार के यूँ सोच रहे थे कि ये इंसाफ मिले। इस केस में परिवार को अदालत की तरफ से वकील दिया गया था, पर उस वकील को विकलांग लड़कियों या महिलाओं के केस लड़ने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। ऐसे समय पर मदद मिली रिजवान अली फ़हीम से, जो लतिका रॉय फाउंडेशन एक स्थानीय एनजीओ के वकील हैं। जब हमें परिवार से बताया गया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और यहाँ तक भी बताया गया कि वो उसी गांव में घूम रहा है। सन 2012 और 2013 में भारत में नए कानून बनाए गए जो विकलांग लड़कियों और महिलाओं की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए केस का निवारण कर सकें। इन विकलांग लड़कियों और महिलाओं को इस नए कानून के तहत ये अधिकार है
कि वो अपनी चुनी हुई सुरक्षित जगह पर पुलिस को अपना बयान दे, एक अनुवादक या सहायक की मदद से बयान दे और आरोपी की पहचान करने के लिए देखने के अलावा आवाज़ या कोई और ज़रिए का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन विकलांग लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के सुरक्षण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन नए कानूनों को ठीक से लागू किया जाए। तो उन्होंने अपनी केस डायरी में लिखा कि पीड़िता शायद घटना की वजह से बयान नहीं दे सकती, जबकि उसका कारण मानसिक विकलांगता था। ममता गोविल, लतिका रॉय फाउंडेशन की एक सामाजिक कार्यकर्ता। She had speech, वो बोल सकती थी लेकिन साफ साफ कुछ बता नहीं पा रही थी और ये समझना आसान नहीं था कि क्या हुआ था। काफ़ी समय लगा। काउंसलर ने एक गुड़िया का इस्तेमाल किया और फिर वो बच्ची बता पाई कि उसके साथ क्या हुआ था। इन नए कानूनों के प्रायोजन में ये साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस, अस्पताल कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी और न्यायाधीश क्या क्या कदम उठा सकते हैं विकलांग लड़कियों और महिलाओं के समर्थन में। इस केस में डीएनए टेस्टिंग के दौरान रज़िया और अभियुक्त को एक ही कमरे में बिठाकर कानून का उल्लंघन किया गया। पीड़िता की माता को बीच में सिर्फ बैठाया हुआ है और एक्यूज्ड को बगल में बैठाया हुआ है और पीड़िता बहुत दुखी है उस चीज़ को देखने के बाद, क्योंकि जो एक्यूज्ड एफिस्ट है वो उसके सामने बड़े प्राउड से बैठा है। हालांकि शुरुआत में इस केस को ठीक से नहीं संभाला गया, परंतु एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समय पर दखल देकर कानून को लागू किया और करवाया। इससे रज़िया को ही नहीं पर उसके जैसी और कई लड़कियों को बहुत मदद मिली। संजय गुंजियाल, इंस्पेक्टर जनरल उत्तराखंड पुलिस। जब भी कभी नए अमेंडमेंट या लॉ में कोई चेंजेस आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है या पुलिस ऑफिसर्स है उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाए और वो ट्रेनिंग सिर्फ लॉ से रिलेटेड ही ना हो, जो उसके इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट विक्टिम पे पड़ता है उसके लिहाज से भी उनको सेंसिटाइज करते हुए। वसीम, रज़िया के पिता। जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं कि केस के बारे में हमने जो जिन चीज़ों पर बात करनी थी वो हो गई है। आप सब चरण को उसके ध्यान रखिए, जब उन्होंने बताया है बड़ी छोटी छोटी बातें बताई हैं पर वो समझने की बातें हैं। अब सबसे पहले क्या होता है जब आप मुकदमे किसी के साथ कोई यौन हिंसा होती है, खासतौर से अगर जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि एक आइडियल सिचुएशन तो है कि हो ही ना, लेकिन ये सच तो नहीं है। सच तो ये है कि होती है। अब जब कभी अपराध होता है तो सबसे पहले हम दो में से एक जगह जाते हैं, या तो हम अस्पताल में जाते हैं जैसे इस केस में गए और अस्पताल में जाने के बाद पता लगा कि ये यौन हिंसा हुई है, या फिर हमें हिंसा का पता लग जाता है घर में और हम सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो पुलिस को सूचना देते समय विकलांग महिला जो है उसके क्या क्या अधिकार हैं, उन पे कैसे काम कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जो लॉ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, जो लोग वीमेन राइट चाइल्ड राइट कमीशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सेक्शन याद करना भी जरूरी है। जो सीआरपीसी का सेक्शन 54 है उसमें प्रक्रिया लिखी है कि पुलिस को क्या करना है जब आप एफआईआर लिखाने जाए। तो अगर महिला के साथ ही अगर किसी महिला के साथ लैंगिक हमला होता है, यानी कि रेप का केस है, सीधे शब्दों में बोलते हैं, वैसे तो अगर इस चेंज को हम पढ़ें, आमतौर से क्या होता है पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, उन्हें वो देते हैं और आपको घर भेज देते हैं। लेकिन कानून में तो ऐसे लिखा है 376 की ABCD जो 5 धाराएं हैं, 354 की जो 4 धाराएं हैं उसके साथ हैं, और 509 के संबंधित जो केस होते हैं, यानी कि सीधा सीधा महिला के साथ यौन शोषण और यौन अपराध से संबंधित जो केस होते हैं, रेप के केस होते हैं, छेड़छाड़ के केस होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट लिखेगी वो महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। यानी कि आप पुलिस स्टेशन गए तो आप बताएं कि यौन हिंसा से संबंधित जानकारी है, इसको किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखा जाना चाहिए ताकि महिला बताने में आराम से बता सके। और ये सभी महिलाओं के बारे में। और अगर पीड़िता को विकलांगता है तो जैसे अभी निधि ने उस वीडियो में बताया, उसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इस स्थिति में भी मिलना, एफआईआर दर्ज कराते हुए भी मिलना उसका अधिकार है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो। अब साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर तो पुलिस और कोर्ट बड़ी आसानी से समझ जाता है। सबसे मुश्किल होती है स्पेशल एजुकेटर किस स्थिति में देना है। ये हमारे केस में भी हुआ था, बार बार हमें हर
परिस्थिति में यही बताने में आ रही थी कि साइन लैंग्वेज, क्योंकि उस वक्त ये कानून नया भी था, 2013 की बात, तो साइन लैंग्वेज तो उसको इंटरप्रेट कर पाएगा ना जो जिसको साइन लैंग्वेज आती हो। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो स्पेशल एजुकेटर मदद करेगा। ये समझाने में एक्टिविस्ट का रोल बहुत मजबूत हो जाता है। अब ध्यान रखिए, आपका अधिकार है, वो तो लिख देते हैं वहां की वो दुभाषिया बुला लो, तो वहां ध्यान रखिए कि स्पेशल एजुकेटर मदद करेगा, और ये दोनों को बदलना अधिकार। स्थान के चुनाव का अधिकार, जहां ये बात होगी, जहां वो अपनी बात बताएगी, ऐसा नहीं कि पुलिस थाने में बैठा के रखेंगे उसको, अब उसके घर आके हो सकते हैं उसके, और या उसके उस स्थान पे जहां वो कंफर्टेबल है। वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए इस तरह के जो यौन हिंसा के मामले विकलांग महिला के साथ होते हैं, इसके लिए कहा गया है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो ताकि एविडेंस और मजबूत हो पाए। जब डिफेंस का लॉयर है उसको बचाने की कोशिश करेगा, जब वो लॉयर उसका आरोपी का लॉयर कोशिश करेगा बचाने पे, तब ये बड़े काम आएंगे। अब ये देखो, ये कानून की भाषा में लिखा है नीचे, विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करने वाले लोक सेवक को ये किया जाएगा। मैं इसको अपनी भाषा में बताता हूँ, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा था। जब जिस केस की हमने वीडियो दिखाई, इस केस में हम एफआईआर दर्ज होने के बाद मिले, पर जो हमें सूचना मिली वो ये है कि पीड़िता के माता पिता और पेरेंट एसोसिएशन को आधे दिन पुलिस स्टेशन में बैठे रहना पड़ा, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। हमें सूचना एफआईआर दर्ज होने के बाद मिली थी, हम इस केस में तब शामिल हुए। अब ये कहता है कि आईपीसी 166 पुलिस ऑफिसर को जाके धमकी मत दीजिएगा, पर आप ये कह सकते हो आईपीसी 166 क पढ़ लो, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो 6 महीने तक की सजा, 2 साल तक की सजा हो सकती है, 6 से 2 साल तक की, और जुर्माना भी हो सकता है। तो बगैर सजा और जुर्माने के तो कोई काम होता नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे काम भावना से होते हैं, पर कानून इसी तरीके से चलता है। और ये उच्च अधिकारी को आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि यौन अपराध से संबंधित सूचना देने हम फला थाने में गए थे, और इसकी प्रक्रिया के बारे में भी सवाल जवाब में रख सकते हैं। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कानूनी प्रक्रिया। अन्वेषण उसे आईपीसी में लिखा गया है। इन्वेस्टिगेशन, जांच अलग चीज होती है, जांच मजिस्ट्रेट करा सकता है, पुलिस जांच कर सकती है पर मजिस्ट्रेट के आदेश पे कर सकती है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस भी चेक करती है कि मामला बनता है कि नहीं बनता है, वो तथ्यों की जांच करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है, वो उन जगहों पे जाती है जहां पर ये घटना कारित हुई है, वो सारा नक्शा बनाती है, वो सारे काम करती है, उसे अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण के दौरान विकलांग महिला के क्या क्या अधिकार है। अब जो सीआरपीसी का सेक्शन 160 है वो क्या कहता है, पुलिस को अपराध के मामलों में हाजिरी की अपेक्षा करना पुलिस की शक्ति है। अगर कोई अन्य मामले हैं तो पुलिस की शक्ति है कि वो किसी को बुला सकती है। और ये बड़ा हैरेसमेंट हो जाता था पहले कि अपराध भी आपके साथ हुआ, फोन आपको आ रहा है, आ जाओ वहाँ कोर्ट थाने में आओ, थाने में आपके बयान दर्ज करने हैं, थाने में आपसे सवाल पूछने हैं, थाने में आओ, फला आदमी ने तो ये कहा कि आप यहाँ थे, थाने में आओ ये बताओ। तो हाजिरी की अपेक्षा का जो अधिकार है वहां पे लिखा है कि किस किस को इसमें छूट मिलेगी। 15 साल से छोटे बालक, 65 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति, और कोई भी विकलांग महिला या व्यक्ति। तो ये ध्यान रखना है कि ये 3 कंडीशन अगर जिसके साथ है तो वहां पे हाजिरी की अपेक्षा का अधिकार पुलिस का नहीं रहता है, उनको आपके सुदेव स्थान पे आना पड़ेगा। तो पुलिस जो है वो वही बात जो हमने 154 में कही थी, जब आप एफआईआर लिखाने गए थे, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी यही अधिकार आपका होगा, और पुलिस को आपके घर या सुविधाजनक स्थान पे आके बयान रिकॉर्ड करना होगा। और महिला पुलिस अधिकारी, अब इन्वेस्टिगेशन, जैसे आप एफआईआर दर्ज कराते हो आजकल तो कंप्यूटराइज है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा। अगर पुलिस भी है तब भी वो महिला अधिकारी को लाएगा बयान दर्ज कराने। इसमें ऐसा क्या हुआ था, ये जो केस है जिसके बारे में हमने किया, ये लोग क्योंकि क्या हुआ कि ये महिला पुलिस, ये हमसे इन्होंने कांटेक्ट किया और ये हमने इनको बताया जाके पुलिस थाने में कि आप यहाँ मत बुलाइएगा इस परिवार को, जो कानून के बदलाव है हम चाहते हैं कि अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप उनका पालन करेंगे। और उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की और बताया कि हम पालन करेंगे बिल्कुल।
तो उसके बाद क्या हुआ कि महिला पुलिस उनके घर गई और उनके फैमिली से, मुझे पीड़ित की फैमिली से फोन आ रहा है और मैं फोन नहीं उठा पाया हूँ। हमारे जो सोशल वर्कर हैं उनको फोन कर दिया, पुलिस हमारे घर क्यों आ गई है, क्यों, हम ऐसा तो नहीं मेरी बेटी को पकड़ने आ गई है, दूसरी पार्टी जो है वो जो माइन माफिया है उनसे मिली हुई, ऐसा तो नहीं उन्होंने पैसे भर दिए। तो उनको ऐसा लगने लगा कि ये प्रक्रिया तो होती नहीं है, पुलिस तो हमेशा थाने में बुलाती है। तो उनको हमने समझा रखा था, काउंसलर की मदद भी ली थी, पर क्योंकि ये नए प्रक्रिया थी, अब तो 10 साल और 9 साल पुरानी होने, कितने 8 साल पुरानी प्रक्रिया हो गई है 2013 से अब तक। तो अब लोगों को इसका ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि वो घर आएंगे, घर आके सुविधाजनक स्थिति में बयान लेंगे। तो कुछ अलग भी घटा, परिवारों को जैसी उम्मीद नहीं थी, पर वो ये जरूरी है और ये आपका अधिकार है। बयान की वीडियोग्राफी क्यों? क्योंकि फिर मैंने कहा कि जो 161 के बयान है, क्योंकि 161 में पुलिस जो अपने बयान दर्ज करती है वो इस धारा 161 में करती है। हालांकि कहते हैं कि पुलिस दबाव देके भी बयान कर लेती है, तो इस पे डिबेट बहुत हो जाती है कोर्ट में, ये इतना वो नहीं होता, लेकिन 161 के बयान मैच करने से बहुत फायदा होता है और पुलिस को साक्ष्य इकट्ठा करने में बहुत मदद मिलती है। इसमें भी दुभाषिया मिलेगा, विशेष शिक्षक मिलेगा, वहां भी आपको समझाना पड़ेगा एक्टिविस्ट को कि भाई ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो समझ लो कि इसे दुभाषा नहीं आती। अगर ये हियरिंग डिसेबिलिटी भी है, अगर नहीं आती साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज कैसे बताएगी? ये भी जानना है कि आती है कि नहीं आती है, वो रिकॉर्ड भी रखना है। और यहाँ आप लोग बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर सकते हो दोनों तरीके से। हमें तो दोनों जगह करना पड़ता है। एक और केस है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ लड़की को ब्लाइंडनेस है, पर फैमिली को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि थोड़ा विश्वास रखें कि प्रक्रियाओं में बदलाव हुआ है, उसमें भी हमारा रोल हो जाता है। फिर वही बात, अगर वो लोक सेवक ऐसा नहीं करता है और मना कर देता है ये सब करने से कि मैं तो नहीं करूंगा घर में जाके, मैं तो यही बुलाऊंगा थाने में, ये करूंगा, तो वहां पे भी IPC 166 का लागू होता है, वही सजा का प्रावधान जो 6 महीने से 2 साल तक का हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 164 के बयान, मुझे अक्सर ज्यादातर फोन आते हैं, जब भी किसी का फोन आता है तो मैं सबसे पहली बात उन्हें यही कहता हूँ कि अगर FIR दर्ज करा दी है तो पुलिस को सीधा सीधा कहो कि 164 के बयान दर्ज कराएं। 164 के बयान दर्ज कराने का वजह होती है 164 की धारा, इस धारा को तो आपको याद करना पड़ेगा, CRPC 164। सभी एक्टिविस्ट को, सभी लोगों को, वो किसी भी स्तर में अगर महिलाओं को न्याय दिलाने की स्थिति में काम कर रहे हैं तो 164 एकदम याद रखिए। पुलिस को बोलना पड़ेगा, इसी भाषा में बोला जाएगा 164 के बयान कराने। CRPC ना याद रहे 164 याद रहे, दंड प्रक्रिया संहिता ना याद रहे 164 याद रहे। आम मामलों में क्या है, मैं अन्य मामलों की बात कर रहा हूँ कि पुलिस को लगता है कि 164 के, वैसे कन्फेशन के लिए बैठते हैं मजिस्ट्रेट, सोचते हैं कि अगर कोई कन्फेस करना चाहता है अपने जुर्म को तो वो भी वहां पे होता है। लेकिन आम प्रक्रिया क्या है, आम केस में पुलिस एक एप्लीकेशन देगी मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट उस बयान को दर्ज करे ना करे उनकी डिस्कशनरी पावर है। लेकिन अगर किसी महिला के साथ यौन अपराध हुआ है, यौन अपराध 376 में अपराध हुए हैं जो मैंने बताया था, 354 में हुए हैं, 509 में अपराध हुए हैं और उनकी उपधाराओं में जो मैंने बताई थी उनमें हुए हैं, तो ये जो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है ये नहीं रहती है, उनको बयान अवश्य दर्ज करना होगा, ये होगा ही होगा। बस आपको पुलिस को कहना है कि 164 के बयान तुरंत दर्ज कराए। जब तुरंत होते हैं तो घटना जिस पीड़िता के साथ हुई है उसको अच्छे से याद भी रहती है। अच्छा, बाद में होती है तो काफी लोगों के सामने उसको कहना। 164 के बयान एक और फायदा, ही अकेले में होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें जो मुलजिम है, हालांकि ये एविडेंस एक्ट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि मुलजिम सामने होना चाहिए, तो वो अन्य मामलों में, अन्य कोर्ट में और उसके सामने ही गवाही दी जाती है, पर 164 में वो नहीं होता है, ना उनके लॉयर होते हैं। बयान की वीडियोग्राफी होती है और फिर इसमें भी, इस बयान के दौरान भी दुभाषिया देने का और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देने का और स्पेशल एजुकेटर देने का प्रावधान है। एक और बात है इसके साथ जो बहुत जरूरी है, क्यों हम कहते हैं कि 164 के बयान लिए जाए। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। जो हमारे ये जो फैमिली थी जिनके आप वीडियो देख रहे थे, बार बार मुझे कहते थे भैया हमें तो बुलाया ही नहीं जाता, बस एक बार आप लेके गए थे, एक बार लेके गई थी पुलिस के साथ, हमें तो बुलाते ही नहीं कोर्ट में, ऐसा तो नहीं उन्होंने खरीद लिया, लोगों को भावना ही होती है। तो मतलब इनको बुलाया नहीं जा रहा था, मुकदमा चल रहा था, पर परिवार को कम पीड़ा होती है, लेकिन विश्वास के साथ रहना होता है कि भाई वहाँ हमारा मामला चल रहा है। तो ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, ये कहता है कि यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। साक्ष्य अधिनियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति है उसके 3 तरीके से स्टेटमेंट होंगे।
पहले होगा चीफ, जो उसने बताया, अपनी बात कह दो, फिर उसके क्रॉस एग्जामिन होंगे और फिर री एग्जामिनेशन होगा। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में है। लेकिन इसमें बदलाव हुआ है, इसमें जब विकलांग महिला की बात कर रहे हैं हम, महिला विकलांग है, पीड़िता जो है वो विकलांग है, तो यही कथन जो 164 का कर रही है, ये मुख्य परीक्षा यानी कि चीफ माना जाएगा। उसने अपना बयान दे दिया, उसको बाद में कोर्ट में इस बयान के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जो वकील है मुलजिम का, आरोपी का, वो आपको क्रॉस एग्जामिन के लिए बुला सकता है, अब चीफ के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आपका समय भी बचाता है, न्यायिक प्रक्रिया का भी समय बचाता है, और 164 का बयान कराना जरूरी है इस तरह के केस में। ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं चिकित्सा के दौरान क्या अधिकार है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब किसी के साथ यौन अपराध कारित होता है, एसिड अटैक का भी अपराध कारित होता है, तो दो जगह जाना होता है। एक जाना होता है, या तो अस्पताल जाएंगे आप सीधे, या आप जाएंगे पुलिस के पास। तो चिकित्सा के दौरान क्या अधिकार है? आईपीसी की धारा 357 सी यानी ग जोड़ा गया उसमें, और वो कहता है कि चाहे वो अस्पताल सरकारी हो, चाहे वो अस्पताल प्राइवेट हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, अगर वहां वो चिकित्सा उपलब्ध है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो क्लिनिक अलग तरह की है और वो अलग तरह के डॉक्टर वहां है। अगर वो अस्पताल है, उस अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट ये सब उपलब्ध है जो चिकित्सा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि गायनोकोलॉजिस्ट की कोई क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, और वो कह दें कि भाई ये वाला काम हम करेंगे नहीं, बाकी करेंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा उपचार चिकित्सा देना उनकी जिम्मेवारी है, रेप के मामलों में, एसिड अटैक के मामलों में, और ये निःशुल्क देना उनकी जिम्मेवारी है। इस आपने सुना होगा जब हमने वीडियो दिखाई तो वो उसकी मम्मी कहती है कि पीड़िता की कि डॉक्टरनी हमारे पे नाराज होगी, ये तो रेप का मामला है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी लड़की के साथ क्या हुआ, सीधे जाओ दोनों अस्पताल जाओ। और हमें वहां से उनको 30 किलोमीटर दूर अस्पताल भेज दिया। तो ये प्रक्रिया की गलती थी। उस अस्पताल को हमने देखा है, उन्होंने बाद में हमें वीडियो बनाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम की जब हम ये वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हमने गलती की हुई है। तो उस प्रक्रिया को और हमें प्रक्रिया बहुत देर में पता चलती रही, धीरे धीरे फैमिली से जब जानकारी मिलती, उनका जिम्मेवारी थी वहां इलाज करना और निःशुल्क इलाज करना, कोई पैसे ना लेना। अब इस ऐसी प्रक्रिया का कोई पालन ना करे और आपके पास गवाह है, एविडेंस है, तो क्या कर सकते हैं आप? और यही अस्पताल की भी जिम्मेवारी है कि अस्पताल ही पुलिस को सूचना दे कि एक पीड़िता है जिसका रेप हुआ है, वो हमारे यहाँ आई है, या उसके ऊपर एसिड फेंका गया है, वो हमारे यहाँ आई है, और उसकी सूचना हम आपको देते हैं। अगर वो नहीं करते तो जैसे हमने धारा 166 क बताई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एफआईआर के दौरान पुलिस अधिकारी विकलांग महिला के दिए गए अधिकारों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए एक प्रावधान था। इस तरह अब अस्पताल के लिए भी है, उपचार न करने पे, फीस लेने पे 1 साल का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। 166 ख के अंतर्गत आप मुकदमा फाइल कर सकते हो उनके ऊपर, उस अस्पताल के ऊपर। ये आईपीसी है, आईपीसी की धारा है। अब आते हैं एक और प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम अभियुक्त की आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में हम ये प्रक्रिया बहुत मदद कर सकती है उन रेप केस के मामलों में, उन केसेस के मामलों में जहां पीड़िता अभियुक्त को नहीं पहचानती है, यानी कि आम शब्दों में कहूँ, उसके साथ गलत करने वालों को नहीं पहचानती है, रेपिस्ट को नहीं पहचानती है। अनजान व्यक्ति ने राह में कहीं रेप किया, किसी भी परिस्थिति में किया, उसको वो नहीं पहचानती है। अनजान व्यक्ति ने एसिड फेंका, वो नहीं पहचानती है। तो शिनाख्त की एक प्रक्रिया होती है। 2005 से पहले ये प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जाती थी। तो 2005 में न्यायालय का समय बचाने के लिए और इनकी थोड़ी सी एविडेंटरी वैल्यू बढ़ाने के लिए, थोड़ी सी सही करने के लिए, ये परीक्षा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं? डीएम, एसडीएम। डीएम तो करेंगे नहीं, एसडीएम वगैरह को इसकी जिम्मेवारी दे देंगे। एसडीएम वगैरह जो इस तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं जो दूसरे काम देखते हैं, जो प्रशासन को देखते हैं, प्रशासनिक कार्य देखते हैं। अभी आजकल आप देखते होंगे जब ये लॉकडाउन लगता है तो या कर्फ्यू लगता है तो ये लोग उसकी जो नियमावली है जारी करते हैं। तो इनको दी गई थी 2005 के बाद न्यायालय का समय बचाने के लिए, ताकि न्यायालय में इसके ऊपर फिर क्रॉस होगी, पहले चीफ होगा, फिर क्रॉस होगी, फिर री एग्जामिन होगा, वकील उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेकिन विकलांग महिलाओं के बारे में जैसा मैंने लिख दिया, जो टीआई परेड होती है,
टीआई परेड में फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई शारीरिक विकलांगता भी किसी महिला को है और वो इस परेड में वो जो टेस्ट नहीं करिए, वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कर रही है उस व्यक्ति का, उसकी एक प्रक्रिया है, आप जानते हैं, वो उसको नहीं देख सकते, वो उसको नहीं देख सकता पर वो देख सकती है। तो उस प्रक्रिया में ये जो की जाएगी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की देखरेख में की जाएगी, उसके सुपरविजन में की जाएगी। तो इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो जो विकलांग महिला है उसकी बात को बाद में ये नहीं कह सकते जो विकलांग महिला है इसने एसडीएम के सामने शिनाख्त किया, ये तो ऐसे कर रही थी तो वैसे कर रही थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगी। तो जो दूसरे पक्ष के लॉयर होंगे जो आपके विरोध में होंगे, जो आरोपी के लॉयर होंगे, वो उस पर सवाल नहीं उठा पाएंगे और वो उसको मजबूत होगी, उसकी ट्रायल के दौरान उसकी एविडेंटरी वैल्यू बहुत मजबूती से रखी जाएगी। तो इस दौरान भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो परेड हो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ना होके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में हो। अब आए कुछ और बदलाव की है। ये बदलाव हैं, आप देखते हैं न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी चलती थी, बहुत समय तक चलती थी। रेप के मामलों में भी अभी तो एफटीसी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। एफटीसी जब आज आप गूगल करोगे आप कोर्ट देखोगे कि मामला कहाँ चल रहा है, तो अगर रेप के मामले होंगे वो एफटीसी में चल रहे होंगे सब जगह, सारे जिलों में लगभग। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होते हैं, तो शीघ्र न्याय मिले इसके लिए। तो बलात्कार से संबंधित जहाँ भी जो है जितने भी मामले हैं उनका जो विचारण है, उनकी जो सुनवाई है कोर्ट को 2 महीने के अंदर पूरी करनी है। कब, किससे 2 महीने के अंदर? अपराध होने के 2 महीने के अंदर नहीं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए। जिस दिन पुलिस ने चार्जशीट जमा की है उसके 2 महीने के अंदर। एक और है, ये सेक्शन सीआरपीसी का 26 है। ये सेक्शन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हम वोट डालते हैं, महिलाएं वोट डालती हैं, हम वोट डालते हैं, हम जो अधिकारों की परवाह करते हैं, मानव अधिकारों की, हम सब वोट डालते हैं। ये बात हमारे वोट का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इसकी पावर्स तो हाई कोर्ट के पास है। सीआरपीसी 26 क्या कहता है, जहां तक संभव हो सके, परंतु उसमें जोड़ा गया है कि बलात्कार के संबंधित केस में महिला जज सुनवाई करे। महिला जज सुनवाई करे तो आप जानते हैं कि एक आदमियों से भरी हुई कोर्ट है, उसमें एक विकलांग महिला जाती है और अपनी बात रखना चाहती है, अपना क्रॉस एग्जामिनेशन उसका हो रहा है, तो कैसी स्थिति होगी, उसे किस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि इसकी पावर हाईकोर्ट के पास है। हाईकोर्ट कहेंगे कि हमारे पास तो है नहीं महिला जज, ऐसा नहीं, इसलिए कहा है कि जहां तक संभव हो सके। ये मैं कहता हूँ कि जितने लोग मानव अधिकार की परवाह करते हैं ये हमारे वोट का हिस्सा होना चाहिए, कि हम सबके जितने लोग मानव अधिकार की परवाह करते हैं कि ये हमारे वोट का भी हिस्सा है। हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आए, इतनी जज महिला नियुक्त किए जाए। यहाँ तक कि मैं तो ये भी चाहते हैं कि कोर्ट में प्रोसीडिंग का सिस्टम के दौरान विकलांग व्यक्ति, विकलांग महिला को जो सुनवाई में साथ दे, पर वो अलग प्रक्रिया, वो एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए और लड़ाई होगी, पर ये आपके वोट का हिस्सा हो सकता है। ये जागरूक करने के मकसद से ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 327 में कि आमतौर से हमारे यहाँ जो कोर्ट होते हैं, जब ये कोर्ट हो रहे थे तो हम लोग कहते हैं एफिडेविट मांग रहे थे इस परिवार से कि ये एफिडेविट दो तभी हम आपकी तरफ से सुनवाई कर पाएंगे, ऐसा प्रावधान है। तो खुले न्यायालयों में बातचीत होती है, आप अशोक कुमार की फिल्म में देखते होंगे ना, उसमें रेप के केस में भी खुले न्यायालयों में बात हुई उस जमाने में, वो पिक्चर है। लेकिन देखते होंगे क्रॉस एग्जामिन भी हो रहा है, चीफ भी उसी में हो रहा है, री एग्जामिन भी एक ही दिन एक ही समय हो रहा है, पर लेकिन वो कुछ कहता है, वो से भी समझ सीख सकते हैं। अगर इस बलात्कार से संबंधित जितने भी अपराध, बलात्कार मैंने बताया था जिसकी परिभाषा बताई थी, 7 स्थिति में किसी महिला के साथ की गई प्रक्रिया, और इसे आईपीसी 376 1 2 और आईपीसी 376 क ए बी सी डी ई तक परिभाषित किया गया। तो इन मामलों को बंद कमरे के कोर्ट में किया जाएगा, यानी कि उसमें बाहर से लोगों का आना जाना नहीं होगा। इसमें भी महिला के लिए आसानी होगी, विकलांग महिला के लिए आसानी होगी। लेकिन बंद न्यायालय का मतलब ये नहीं कि इंटरप्रेटर वहां नहीं आ सकता, इंटरप्रेटर उसके हर चरण में उसके साथ रह सकता है। अब आते हैं मुआवजा। 2000 मुआवजा पाने का अधिकार तो शुरू से था कि मुआवजा देगा वो देगा जो एक्यूज है, जिसने अपराध किया है, कोर्ट उससे मुआवजा दिलाएगा। अब प्रतिकर देने का भी प्रावधान है जिसे आमतौर से निर्भया फंड कहा गया। इस केस में आगे वो बात जहां मैंने हटा दिया था, वो इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे क्योंकि मैंने बताना ही है, तो फिर मैंने इसलिए हटा दिया। तो प्रतिकर
प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अखबार में लिख दिया कि भाई मुआवजा मिलेगा, अब तो 10 लाख रुपए का मिलेगा। उस समय 3 लाख रुपए तक का सबसे ज्यादा मुआवजा था 2013 में। उस योजना का नाम था अपराध से पीड़ित सहायता योजना, उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013, जब हम इस केस पे काम कर रहे थे। और उसमें प्रक्रिया थी, जिसमें प्रक्रिया को सेट करने में बड़ा समय लगा। अब है यौन अपराध और अपराधों से पीड़ित उत्तरजीविता महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना। इस योजना को में अब ये 2020 में हमारे यहाँ योजना आई, और इस योजना में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कि ये अपने आप मिल जाएंगे पैसे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमने अखबार में जैसे पढ़ा वैसे नहीं होते। आपको 6 महीने के अंदर पीड़िता को जो विधिक सेवा प्राधिकरण होता है उसमें एक एप्लीकेशन डालनी होती है कि मेरे साथ इस तरह का अपराध कारित किया गया है जिसका मुकदमा इस कोर्ट में चल रहा है और मैं इस योजना की हकदार हूँ। 6 महीने नहीं होंगे तो एफिडेविट देना पड़ेगा, क्यों नहीं दिया था 6 महीने में। तो योजना को इस तरीके से जैसी वो है वैसे प्रचारित नहीं किया गया है मीडिया में। तो ये ध्यान रखें कि जब किसी के साथ होता है तो कोई पैरालीगल वॉलंटियर है उसकी मदद ले लें। DLS जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसमें पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। अपने लॉयर जो आपको सरकार ने दिए हैं वो इसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। वैसे तो उन्हीं की जिम्मेवारी, उनका दायित्व है। और कोई भी व्यक्ति जो जागरूक है, महिला अधिकार के लिए काम करता है, आप ये तुरंत कराएं। उस वक्त बड़ा लगता है, इस तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग। और क्या करेंगे, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी वो FIR जो आप जमा करोगे उस FIR को क्रॉस चेक करेगी। चेक कैसे करेगी? वो पुलिस अधीक्षक से, जहाँ SSP है, SP है या क्षेत्राधिकारी है, थाना अधीक्षक, उससे FIR की कॉपी मांगेगी कि इस तरह का अपराध हुआ है। और वो 10-15 दिन की प्रक्रिया होगी जो थाने से आने की। अगर कोई एक्टिविस्ट है तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। और उसके बाद वो मुआवजा जो है वो तय करेगी, जिसकी सूचना कोर्ट को देगी। और आपको एक ज्वाइंट अकाउंट खुलता है SSP और हमारे उत्तराखंड में ये प्रक्रिया है SSP और DM का, उस ज्वाइंट अकाउंट के जरिए पैसा पुलिस से मिलता है। तो इसमें भी ये नहीं है कि प्रतिकर कैसे एकदम से मिल जाएगा कह दिया है, तो उस प्रतिकर प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी होने से भी आप विकलांग महिला जो यौन अपराध से पीड़ित है उसको मदद दिला सकते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात थी। अब महिलाओं के साथ यौन हिंसा अगर होती है तो उसको रोकने हो जाए तो उसको न्याय दिलाने में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें से किसी भी एक चरण में अगर हम किसी महिला की मदद करते हैं और उस जानकारी का उपयोग करते हैं तो ये उसको न्याय दिलाने के रास्ते में बहुत बड़ी मदद होगी। थैंक यू। मैंने ये तक कहना। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान। आई थिंक ये पूरा सेशन आपका, ये पूरा सत्र ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और ये जो लॉ है ये ही, जैसे आपने कहा कि अमेंडमेंट है, बट किस चीज़ का अमेंडमेंट है वहाँ से शुरू करना बहुत अहम बात थी। क्योंकि दिल्ली में जो निर्भया केस हुआ था उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इतने भयानक हादसे की ज़रूरत पड़ी इस केस को अमेंड करने के लिए। पर खैर अमेंडमेंट आए और बहुत क्या कहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट किए गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहली बार कोई क्रिमिनल लॉ में विकलांग महिलाओं को इस तरह से एक्नॉलेज किया है और उनकी विशेष ज़रूरतों को, जैसे वीडियो में भी कहा मैंने, एक्नॉलेज किया है, पहचाना है, माना है और उसे एड्रेस किया प्रावधान में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके ये पूरे सेशन के लिए। हम अब रिक्वेस्ट करेंगे पार्टिसिपेंट्स से, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो एक एक करके खुद को अनम्यूट करें। और हम राइजिंग फ्लेम टीम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपके पास लिखित में प्रश्न आए हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके वो प्रश्न रिजवान के समक्ष रखें। क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं ये बताएं, फिर आप अपना सवाल पूछें। ओके, मैं नीलम कुमारी मैं नीलम मेहरा, मैं झारखंड से हूँ और मैं फैट से जुड़ी हुई प्रतिभागी हूँ और मैं सीख रही हूँ। और मुझमें काफ़ी इंटरेस्ट है कि मैं विकलांगों के साथ मिलकर काम करूँ और मैं अलग अलग ये लोगों के बारे में जानकारी रखना चाहती हूँ। तो
सर मुझे आपसे ये जानना था कि आपने मुझे आप बता रहे थे कि IPC 375, ठीक है, जो हमारी धारा है उसमें आप बता रहे थे कुछ कि मुंह हाथ नाक ऐसा, मतलब क्या था उसमें? आप बहुत स्पीड से जा रहे थे ना, तो वहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे क्या बताना चाह रहे थे। तो अच्छा, ये वाले पॉइंट को अगर आप बढ़िया से बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करके दोबारा बता देता हूँ। थैंक यू नीलम। नीलम, आप इसका फोटो भी ले सकते हो, पर ये ध्यान रखिएगा कि ये सर मैं फोटो बहुत सारा चीज का ले ली हूँ, लेकिन आप बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे ना, तो बहुत सारा ऐसा चीज था जो छूट गया है। जी जी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग बाकियों का मदद करने और अपनी समझ को बनाने के लिए बहुत काम आएगी। हाँ, पर आईपीसी में ऐसे नहीं लिखा है। मैं इसको पढ़ के बता इसलिए पाता हूँ क्योंकि ये मेरी प्रेजेंटेशन है और मैंने वो कानून को पढ़ के अपनी याद के लिए कुछ लिखा है जो यहाँ सामने लिखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बलात्कार को समझना चाहेंगे, हम सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है, जैसा कि निधि ने कहा था, कि हम इस पे बात ही नहीं करते। और मीडिया में जब बात होती है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि मीडिया में जब बात होती है तो बहुत छोटी बात होती है इसके बारे में, या फिर एकदम ऐसी बातें होती है जिनके बारे में हम नहीं पढ़ पाते। तो हमको लगता है कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर आप आईपीसी का 375, अगर आप पुरानी अगर कोई किताब उठाएंगे तो आईपीसी में 375 की परिभाषा बहुत छोटी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना पड़ेगा 2013, और या कोई आईपीसी की वो किताब पढ़नी पड़ेगी जिसमें 2013 के अमेंडमेंट को जोड़ा गया है। तो आप किताब खरीदेंगे, ध्यान रखिए। अब आप दुकान पे जाइए, कहिए मुझे आईपीसी का बेयर एक्ट चाहिए, और उसमें वो वाला चाहिए जिसमें 2013 और 2018 के भी अमेंडमेंट जुड़े हैं, उसको खरीदिए। अगर आप पुराना पढ़ेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो आईपीसी में जो लिखा है उसका निचोड़ क्या है 375 में, वो मैं आपको 3 चरण में समझाऊंगा बलात्कार की परिभाषा को। दोबारा से समझा रहा हूं, आप अच्छे से सुनिए। जब ये सातों बातें आ जाएंगी आप इसका फोटो भी ले लीजिए। कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ इन 7 परिस्थितियों में अगर यौन क्रिया करता है, यौन संबंध बनाता है, तो वो बलात्कार है। वो 7 परिस्थितियां क्या हैं? पहली है उसकी इच्छा के विरुद्ध, दूसरी है सहमति के बिना, तीसरी है सहमति ले रहा है पर किसी की मौत का खतरा देके, भाई बहन माता पिता की मौत का खतरा देके, धोखा देकर सहमति प्राप्त कर रहा है, मन से अस्वस्थ स्थिति है, उसको कोई हानिकारक पदार्थ खाया हुआ है जिसमें वो जो क्रिया कर रही है उसके परिणाम को समझने में असमर्थ है, इस स्थिति में यौन क्रिया करता है, या 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी सहमति से भी यौन क्रिया कर रहा है। यहाँ सहमति मायने नहीं रखती, उम्र मायने रखती है, वो रेप है। या उस स्त्री से जो सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है उस समय जिस समय ये क्रिया हुई है। तो ये 7 बातें मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। कोई भी व्यक्ति अगर इन 7 स्थिति में किसी महिला के साथ यौन संबंध स्थापित करता है तो वो बलात्कार है। उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, किसी का भय दे के सहमति लेना, धोखे से सहमति लेना, अस्वस्थ स्थिति में सहमति लेना, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करना, या जो व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है उसके साथ यौन संबंध स्थापित करना। अब यौन संबंध क्या है? यौन संबंध हम जानते हैं कि भाई जो जननांग है स्त्री के, उनके साथ कुछ किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पुरुष के जननांग का ही प्रवेशन हो। कानून ये कहता है किसी ऑब्जेक्ट का भी प्रवेश किया गया है तो रेप है। हाथ, मुंह, उंगली, किसी भी चीज का प्रवेश किया गया है स्त्री के जननांग में तो वो रेप है। तीसरी बात, ऐसा करने के लिए कहता है, खुद नहीं करता पर दूसरे को कहता है ये करो, वो भी रेप का बराबर दोषी है। अब शायद मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। अब जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप इसकी फोटो भी लेंगे तो अगर मैं बताऊंगा नहीं तो शायद थोड़े दिन में आप भूल जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा शब्द लिखा, प्रवेशन ऐसा करने को कहता है, तो उससे शायद समझ ना आए। पर ये 7 बातें आप लिख सकते हो, और ये रेप की परिभाषा है, इससे आप रेप को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू नीलम पूछने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर आपसे ना जो आपने बुक का बारे में बताया, जरा आप एक बार और बता सकते कि बुक का नेम क्या था? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। नहीं, इंडियन पिनल कोड में आपने कुछ बुक का विशेष कुछ बताया रिजवान, कि वो क्लियर क्या आपने कहा आगे, वो मुझे भी समझ नहीं आया। जब आप आईपीसी का बेयर एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र बेयर एक्ट कहा, बेयर एक्ट हाँ। कहते हैं, BARE है ना। तो एक तो होता है एक्सप्लेनेशन वाला, एक होता है बेयर एक्ट जिसमें सिर्फ एक्ट होता है। वो एक्ट अगर आप खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि उसमें 2013 और 2018 के अमेंडमेंट भी शामिल हो, वो पुराना बेयर एक्ट ना हो। बस जब आप बेयर एक्ट खरीदने जाएं तो 2013 और 2018 के अमेंडमेंट शामिल हो, तब ये परिभाषा आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, रिजवान ने जो कहा, ये आप ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यौनिक हिंसा को बहुत एक नैरो व्यू से देखा जाता है, एक संकुचित एकदम दृष्टि से देखा जाता है। या था, और कानून में वो बदला है, ये कई लोगों को, आम लोगों को, वकीलों को पता है, बट आम व्यक्ति ये जानते नहीं। तो आप बिल्कुल ये किन केसेस में, रिजवान जी ने यहाँ पर बड़े मतलब एकदम संक्षिप्त में और पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझाया है कि किन केसेस में हम किसे बलात्कार समझेंगे, क्या वारदात होगी तो हम उसे हिंसा समझेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। और किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज़ खुद को अनम्यूट करें, परिचय है। हाँ जी जी। हाँ, एक सवाल एक्चुअली चैट में आया है जी। हाँ जी, प्लीज बोलिए। What is the legal position in case of women with intellectual disabilities above 18 years and doesn't have a guardian appointed? What is their presumed legal capacity? Is their evidence treated valid? हिंदी में मैं थोड़ा सा सवाल बताना चाहूँगी कि बौद्धिक विकलांगता की अगर महिला होगी, जिसे एक महिला जिसे बौद्धिक विकलांगता है, उम्र 18 से ऊपर है, क्या उनकी विटनेस को मान्यता दी जाएगी? क्या उनकी लॉ के हिसाब से कैपेसिटी है? उनकी बातों को मान्यता क्या दी जाएगी? ये कानून क्या कहता है बलात्कार और यौनिक हिंसा और आईपीसी में? जी, अब जब क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट हुए हैं वहाँ हर जगह यही शब्द लिखा है। शायद इस शब्द को हम एक्टिविस्ट लोग आमतौर से उपयोग नहीं करते हैं। कोई महिला शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है, जितने भी अधिकार मैंने अभी तक आपको बताए हैं वहां यही शब्द लिखा है, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है। कब? जब वो बयान दे रही है, कब? जब वो साक्ष्य के रूप में बयान रख रही है, कब? जब वो टेस्टमनी भी कर रही है, वहां भी शारीरिक मानसिक लिखा है। तो पूरी लीगल वैल्यू है उसके बयान की 18 साल से ऊपर। अगर हम लीगल गार्जियनशिप की बात कर रहे हैं, वो फाइनेंस की देखभाल करने में किसी व्यक्ति के, हम कह रहे हैं उसको सहयोग की जरूरत है। अब उसको भी लिमिटेड गार्जियनशिप कर दिया गया है नए एक्ट में, जो 2016 का हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है। 1999 का जो हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट ऑफ इंडिया है उसमें गार्जियनशिप पूर्ण है, पर अब गार्जियनशिप को भी लिमिटेड गार्जियनशिप कर दिया गया है 2016 के एक्ट में। उसको भी समझना है। अभी उत्तराखंड में कल पहला लिमिटेड गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। वो मैं दीदी को बताना भी चाह रहा था, न्यूज हमने उत्तराखंड में पहला हुआ है, वो भी स्क्रीजोफ्रेनिया जिसको है उसके लिए हुआ है। और हमारे डीएम साहब तो कह रहे थे मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, पर उन्होंने करी नहीं, शायद आजकल में करेंगे। उन्होंने किया है डीएम ने इशू। तो आप इसको समझे कि गार्जियनशिप सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये आपके साथ हुए अपराध को बताने में आपको नहीं रोकता है। अगर ये 18 साल से कम उम्र थी इसकी, जिसकी हमने वीडियो दिखाई है, उसको बौद्धिक विकलांगता थी, उसके साथ साथ बोलने और अपनी बात कहने में भी प्रॉब्लम थी, तब भी उस केस में हमने अच्छे से गए और जीते भी। और उसको पहचानना और अपने साथ हुए अपराध को साइन लैंग्वेज स्पेशल एजुकेटर की मदद से उसने बताया भी, और इसकी पूरी लीगल वैल्यू। जी, मैं एक छोटा सा जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता यानी साइकोसोशल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस पे काफ़ी डिस्कशन होता है लीगल कैपेसिटी के अराउंड, राइट। और मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि लीगल कैपेसिटी हमेशा एक्नॉलेज नहीं की जाती है, उन्हें नहीं मिलती है। गार्डियनशिप का बहुत बड़ा मुद्दा है, गार्डियनशिप का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। उनको किस तरह के सपोर्ट से फ़ायदा होगा ये सब नहीं
ठीक से एक्सरसाइज किया जाता है। काफ़ी सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, पर कानून में और ये हिंसा, ये जो हम आज का कानून बात कर रहे हैं, उसमें बौद्धिक विकलांगता के व्यक्तियों को स्पेशल एजुकेटर, ये विशेष प्रावधान किया गया है कि सपोर्ट पर्सन के साथ वो अपनी टेस्टिमनी दे सकते हैं। और वो सपोर्ट पर्सन गार्डियन होना ज़रूरी नहीं है, गार्डियनशिप का इस लॉ में कहीं मेंशन नहीं है, इस वाले लॉ में। और वो स्पेशल एजुकेटर कोई भी हो सकता है जिससे वो कंफर्टेबल है, जो उनकी भाषा समझते हैं, जो विशेष स्पेशल एजुकेटर जो विशेष शिक्षक होते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा, या फील्ड वर्कर जो स्पेशल एजुकेटर की तरह डबल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस लॉ में, और बौद्धिक विकलांगता की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट जिसका वीडियो आपको रिजवान ने अभी दिखाया, उस पर आई हैव को ऑथर्ड दैट रिपोर्ट, मैंने रिसर्च की थी और वो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ह्यूमन राइट्स वॉच की। उसमें ये भी बताया गया है कि मानसिक और बौद्धिक विकलांगता के केसेस में पुलिस ने कई बार बैरियर्स खड़े किए, क्योंकि जो सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं कि ये तो भाई पागल हैं, इनका कौन सुनेगा, इनका तो बोलने का विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे बैरियर्स कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम में न्याय तक पहुंचने में आते हैं, लेकिन कानून ने नहीं बनाए हैं, सामाजिक और सोच में ये बाधाएं हैं। ये हमें याद रखना है और उससे लड़ा जा सकता है, राइट। और ऐसे केसेस हैं उस रिपोर्ट में जहाँ पर कई बार ऐसे बोल कर कि पुलिस इंस्पेक्टर्स ने रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया, या दूसरी जगह कहा कि ये तो पागल है, ये अलग अलग लोगों पे उंगलियां उठाएगी तो हम सबको जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। इस तरह के सवाल उठे, लेकिन केस आगे बढ़ा और लॉयर्स ने, वकीलों ने इस केस को आगे बढ़ाया है इस कानून के तहत। तो ये मैं एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहूँगी कि लीगल कैपेसिटी एक बड़ा सवाल है, पर इस कानून में गार्डियनशिप का कोई मतलब लेना देना नहीं है, कनेक्शन नहीं है इस केस से। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी, आपका नाम प्लीज बताइए, कहाँ से हैं, और रिजवान के लिए आप क्वेश्चन प्रेजेंट करिए। यदि आप इंग्लिश में भी पूछेंगे तो मैं अनुवाद कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, थोड़ा सा माइक पास में लाइए, आपका माइक थोड़ा सा दूर है, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मैम अच्छे से? हेलो, हाँ अभी आ रही, बेहतर है। मैम एक्चुअली मैं जबलपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ जी और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ मैम। हाँ जी, बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ने भी बताया कि रेप की कैटेगरी में ये भी आता है कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, किसी भी पर्सन ने नहीं किया है, किसी ऑब्जेक्ट का भी किया है, तो दैट इज ऑल्सो रेप। तो अगर इसका मिसयूज होता है तो हम कैसे उसे बता पाए अपने क्लाइंट को, अगर इसका मिसयूज कोई वुमेन कर रही है तो? जी रिजवान, आप इस सवाल को लेना चाहेंगे? मिसयूज का तो वैसे तो हम यहाँ उन महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं जिसको विकलांगता है। मिसयूज भी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही टॉपिक किया, क्योंकि हम तो जस्टिस के पक्ष में है ना। तो जब मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, मैं 2 फिंगर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे टेस्ट होते हैं, और यहाँ पे महिला की टेस्टमनी बहुत मायने रखती है कि उसने सहमति दी थी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने की या नहीं। ठीक है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि वो महिला मिसयूज कर रही है, क्योंकि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पहले सोचना होगा, जहाँ बहुत ज्यादा रेप केस है और महिलाओं के न्याय तक पहुंच की स्थिति बहुत मुश्किल है। वो जानती है कि न्याय तक पहुंच की स्थिति बहुत मुश्किल है, और बहुत कम लोग उनके साथ हुई हुई घटनाओं के संबंध में भी बाहर निकल के आते हैं। बहुत से केसेस हैं जो दब के रह जाते हैं, वो आते ही नहीं बाहर। परिवारों में हुए रेप केस नहीं आते, पंचायतें रोक देती हैं, समाज रोक देता है, फैमिली रोक देती है। ये हमारा समाज का बड़ा हिस्सा ये है, और ये एक छोटा हिस्सा है जो आपने कहा कि मिसयूज। तो डिफेंस का अधिकार आपका है, और ये डिफेंस का अधिकार आपका नहीं जाएगा। डिफेंस का अधिकार है उस व्यक्ति का जिसके साथ जिसको बगैर गलती के दोषी ठहराया जाए। रिजवान, क्या मैं थोड़ा सा इसमें निधि, आप थोड़ा ये सोशल बात है, थोड़ा ज्यादा बता सकते? नहीं, बिल्कुल। एक ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा सवाल है कि हर लॉ जब बनाया जाता है, कानून कोई ना कोई लूपहोल होता है।
और अगर मैं ये कहूँगी तो गलत नहीं होगा कि हर कानून का मिसयूज होता है, बट क्योंकि महिला अधिकारों की बात है, वो एक बहुत नया मुद्दा है, रिलेटिवली नया मुद्दा है, उसमें सबसे ज्यादा उमड़ की बातें आती हैं कि पर महिलाएं तो मिसयूज भी करती हैं आजकल। ये हमें घरेलू हिंसा में भी कहा जाता है, यौनिक हिंसा में भी कहा जाता है, सारे प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा में ये बिल्कुल ये मुद्दा उठ के आता है कि नहीं आजकल तो महिलाएं करती हैं। ये एक बहुत ब्रॉड और स्वीपिंग स्टेटमेंट है। आपने नहीं ये स्टेटमेंट यूज किया है, लेकिन मैं इन जनरल बता रही हूँ कि ये मानसिकता ये बनती जा रही है क्योंकि महिलाएं और अपनी आवाज उठा रही हैं। पहले हिंसा को रिपोर्ट नहीं और भी कम किया जाता था, अभी भी आप देखेंगे तो हिंसा बहुत कम रिपोर्ट होती है। आप ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में ही देखेंगे, हमें मुश्किल से 17 केसेस मिले हैं विकलांग महिलाओं के, और आप न्यूज़पेपर में जाके छाटेंगे तो आपको एक साल में 100 से ऊपर तो आपको एक फर्स्ट हेडलाइंस के केसेस मिल जाएंगे। तो जो बात करना चाहते हैं, जो कानून को इस्तेमाल करते हैं और न्याय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऐसी महिलाएं ही बहुत कम होती हैं। क्योंकि आप ये भी याद रखें कि यौनिक हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा स्टिग्मा है हमारे यहाँ पर, सामाजिक धब्बा है ये, तो महिला कोई आकर सामने से कहती नहीं है। सो ये दो बातें हैं, एक तो कि महिलाएं आवाज उठा रही हैं इसलिए, दूसरी बात है ये है कि बहुत सारा पुरुष प्रधान समाज में गैर कि ये तो किसी के भी साथ सो लेती है तो इसका बलात्कार किया तो कोई इशू नहीं, इससे थोड़ी जोर जबरदस्ती कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोच है। दूसरी सोच जो विकलांग व्यक्तियों के साथ और विकलांग महिलाओं के साथ विशेष रूप से होती है कि एसेक्सुअल माना जाता है या अनडिजायरेबल माना जाता है, कि इनसे कोई सेक्स करने में इंटरेस्टेड ना होगा, ना ही अट्रैक्टिव है, तो इनको कहीं से किसी ने कर दिया तो अब ठीक है, कोई बात नहीं है। आप हमारी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पर एक महिला को चुप कराया जा रहा था कि तुम तो वैसे भी टूटी फूटी हो, ना तुम चल सकती हो, ना तुम ठीक से बोल सकती हो, तो एक प्रोडक्टिव आदमी जो सशक्त है, जो सब कुछ कर सकता है, जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसने अब तुम्हारे साथ थोड़ा सा कर भी लिया तो तुम्हें आवाज क्यों उठानी है। तो कई ये सारी बातें हैं जो सोच के वजह से हम इसको, और इसलिए ये कानून में भी कहा गया है कि आप पास्ट रिलेशनशिप हिस्ट्री वगैरह को आप एविडेंस की तरह नहीं प्रेजेंट कर सकते कि ये तो महिला के 4 पुराने रिलेशनशिप्स हो चुके हैं किसी के साथ सेक्सुअल, मतलब तो इसका रेप हुआ ही नहीं है, राइट। तो इस तरह से कई सारे जो एक क्या बोलते हैं सामाजिक आकार बना हुआ है पुरुष प्रधान समाज में, उसकी वजह से भी हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, महिला गलत बोल रही है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। और जो रिजवान की बात है उससे मैं एंड करूंगी कि ये बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है, और महिलाएं आवाज नहीं उठा पा रही हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है, ये बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है जो अदृश्य है। तो उसे विजिबलाइज करना और उसे सेंटर करना ये बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपना एविडेंस देने में, आकर सामने बोलने में कि मेरे साथ ये हुआ है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यदि हम इस फ्रेमवर्क से शुरू करेंगे कि महिलाएं गलत फायदा उठाती हैं, जो कि सच नहीं है, हर केस में मैं नहीं कह रही एक दो तीन केस कोई आ जाएंगे कोई 1000 केसों में से, बट ये इस फ्रेमवर्क से शुरू करना बहुत, ये एक अपने आप में सामाजिक अन्याय होगा। तो मेरा जवाब ये रहेगा आपके सवाल। मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल। मैम एक्चुअली इन जनरल में सभी वुमेन्स को नहीं, मैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लोगों को कह रहा हूँ। और मेरा बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये क्वेश्चन है कि अब जैसे कि कोई बस में ट्रैवल कर रहा है, किसी ने कोई ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि इसने कुछ इंसल्ट किया, गलत तरीके से टच किया, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट इन फ्यूचर जब हम लॉयर बनेंगे तो हाउ कुड वी डिफेंड आवर क्लाइंट? आप मुझे बताइए, बस में तो इंसर्ट कोई कुछ कर रहा है मतलब वो इंटेंशनली है, वो कोई गलत आप करे, पब्लिक प्लेस है वो, वहां पर इंसर्टिंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, राइट। मतलब इट्स एब्सोल्युटली पब्लिक प्लेस। और दूसरा, बस में यहाँ पर कॉल पे जितनी महिलाएं हैं, मैं खुद बताती हूँ कि बस में एवरी टाइम आई हैव ट्रैवल्ड किसी ना किसी ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की, और कई बार हम ना बोल पाते हैं, ना किसी को रोक पाते हैं, ना कुछ कंप्लेंट रेज कर पाते हैं। तो वेरी ऑफन, सॉरी निधि, जो आप बात कर रहे हैं संदीप, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये मैंने पहले कहा है कि 376 और 354 धारा का फर्क समझना है। अगर बस में कोई छेड़छाड़ करता है तो वो 354 में आएगा, खुली बस में पब्लिक के सामने अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है।
और ये छेड़छाड़ का मामला है। 300 स्त्री की लज्जा भंग के साथ जो धाराएं जुड़ी हुई हैं 354 A B C D तक है। तो आप लॉ स्टूडेंट हैं तो 354 की B C D आप पढ़िए जरूर। तो ये है महिला छेड़छाड़ का मामला ना, ये रेप का मामला नहीं है। जो इंसर्ट की हमने बात की वो 7 परिस्थिति में से किसी परिस्थिति में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है, यौन क्रिया की बात की हमने। तो आपको ये धारा को बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप लॉ स्टूडेंट हैं और आप उसके बाद मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, कभी भी आपके पास समय रहेगा आप निधि के जरिए मेरे से ईमेल पे पूछ भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट है। और डिफेंस का है ना पॉसिबिलिटी, जैसे रिजवान ने आपसे कहा, तो वो प्रावधान होते ही है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट होता है, सारा कुछ होता है। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो। हाँ जी मैडम, महाराष्ट्र से हूँ मैं, जानराव खंडारे, कोठारा हॉस्पिटल से। हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ IPC 164 इसके बारे में रिपीटेशन हो थोड़ा। 164 IPC का कोड 164 उसके बारे में। IPC 164 के बारे में है ना सर? हाँ, IPC का 164 ये CRPC 164 के बारे में आप शायद पूछ रहे हैं। आई थिंक सो। ये इसी के बारे में है सर, एक बार बता सकते हैं जिसके बारे में मैं बताया था? ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूं। जब भी किसी विकलांग महिला के साथ यौन अपराध होता है तो आप पुलिस से कहिए कि 164 के बयान कराएं। CRPC IPC CRPC आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, बस 164 के बयान जैसे आप पुलिस को कहोगे तो वो समझ जाएगी। और इन बयान के बहुत सारे फायदे हैं। इस बयान का फायदा है कि आप, मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ। इस बयान का फायदा ये है कि जब एक तो मजिस्ट्रेट मैंडेटरी बयान लेगा ही लेगा, क्योंकि यौन अपराध का केस है तो उसको लेना ही लेना है। वो मना नहीं कर सकते कि मैं बयान नहीं दर्ज करूंगा। 24 घंटे में से कभी भी वो बयान दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए टाइम की सीमा भी नहीं। वो 24 घंटे में कितने बजे भी आप जाओ तो वो बयान दर्ज होंगे। दूसरी स्थिति है इन बयान की एविडेंटरी वैल्यू। इन बयान में जो कथन किया गया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, दुभाषिया मिलेगा, और जब ये बयान दर्ज हो जाएगा तो जो चीफ स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट के ट्रायल के दौरान बुलाया जाता है वो नहीं बुलाया जाएगा। तो जो पीड़िता है उसको इतना फायदा होगा इस बयान से। एक तो उसका तुरंत बयान हो गया, जो उसे सारी घटना अच्छे से याद है। दूसरी बात, उससे वो बार बार नहीं पूछी जाएगी, फिर दोबारा उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। बस वही वीडियो रिकॉर्डिंग, वही दर्ज हुआ उसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में चलता रहेगा। इसका बहुत फायदा है खासतौर से विकलांग पीड़िता को, किसी भी तरह की विकलांगता है। अगर हम आम बोलचाल में कहें शारीरिक, मानसिक, सुनने, बोलने, चलने, किसी भी तरह की विकलांगता है तो उसको इसका बहुत फायदा है। बार बार कोर्ट आने की प्रक्रिया से, टेस्टिमोनियल देने की प्रक्रिया से वो बचती है। रिजवान, मैं इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ? जी जी जी। आप क्या रेकमेंड करेंगे? मजिस्ट्रेट का नंबर्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? क्योंकि ऐसा कोई हादसा होता है तो दिमाग सबसे पहले चलना बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि जो फील्ड में काम करते हैं वो समझते हैं कि कैसे। एक तो हमें मालूम है कि अपराध की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। दूसरी स्थिति हो गई थी, हमें मालूम है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जा चुका है। उसके बाद तीसरी स्थिति ये आई ना 164 के बयान। आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहेंगे कि ये बयान दर्ज कराए। अच्छा, ठीक। तो हर मामले में अलग होगा। जिसको अपॉइंट किया गया है पुलिस थाने में, आपके संबंधित पुलिस थाने में, जाहिर सी बात है आजकल महिला पुलिस है तो महिला होगी वो, और उस महिला पुलिस कर्मचारी को, जिसको ऑफिसर को, जिसको आपके केस के लिए, उस खास केस के लिए अपॉइंट किया गया है, जो बयान लेने आई थी घर में, जो पूछने आई थी जब हमने कहा था कि महिला अधिकारी को बुलाओ बयान लो, उसको कहे कि हम 164 के बयान देना चाहते हैं। जी। और पुलिस खुद नहीं कहेंगे, ये हमें ही ये ध्यान से कहना पड़ेगा? बिल्कुल, आमतौर से तो पुलिस को करना चाहिए, पर मैंने देखा है कि पुलिस सोचती है कि, पुलिस कैसे देखती है कि यार चीफ तो होना ही है, कोर्ट में होना ही है चीफ, कि कोर्ट में तो फिर भी आना ही है। अभी क्या फर्क होगा? हमारे लिए बहुत फर्क है कि एक हफ्ते की जानकारी, और आज मुझे जो याद है वो 24 घंटे में भूलता हूँ।
और ये आया है, हमारे भी रिपोर्ट में समक्ष आया है कि सामने आया है कि महिलाएं भूल जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और नहीं तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है, और पर्टिकुलरली जिन्हें ट्रॉमा रिलेटेड मानसिक या बौद्धिक विकलांगता है उनके लिए और कष्टदायक हो जाता है कि वो कुछ बताएं। इससे शारीरिक प्रभाव भी पड़ता है, मतलब स्वास्थ्य पर प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, ये सारा कुछ प्रोग्रेस जो उन्होंने डिसेबिलिटी के साथ किया है वो सब रिग्रेस हो जाता है। तो ये सारा इम्पैक्ट देखा है। आई थिंक किसी और एक व्यक्ति को सवाल था। आई थिंक रिजवान, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट सिर्फ करूँगी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हमें एफआईआर की भी रिपोर्ट एक कॉपी हमें लेनी चाहिए। ये आपने थोड़ा सा वो एक बार रिकैप करेंगे यदि तो लोग याद रखेंगे, क्योंकि आई थिंक हमने जो देखा है वो सबसे ज़्यादा इसी फर्स्ट स्टेज पे हम मात खा जाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। और अगर विकलांगता पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना हो तो क्या हम फिर भी कह सकते हैं कि हम विकलांग हैं और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा बैरियर बन जाता है। जैसे आप जानते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन बहुत कम परसेंटेज वाइज बहुत कम विकलांग व्यक्तियों के पास है। जी, थैंक यू दीदी, ये अच्छा आपने किया। तो ऐसा है कि जब हम एफआईआर करते हैं, सबसे पहली हमने जब बात की जाके पुलिस से और हमने एफआईआर की सूचना दी, तो पीड़िता को एफआईआर की कॉपी मिलना, प्रथम सूचना रिपोर्ट मिला, जिस मैंने कहा था जिसपे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी नंबर लिखा रहता है। मैंने ये भी कहा था कि उसकी कॉपी जो है वो आजकल तो कंप्यूटर से आने लगी है, आपको अच्छे से पढ़ भी सकते हो। उसमें आपने जो कथन दिया है उसके नीचे वो लिखेगा जैसा मुझे बताया गया था, मैंने हूबहू वैसा ही लिख दिया जैसा मुझे दिया गया था। वो पूरी पीछे स्टोरी लिखी होगी, आपने जो बताया है, सामने कौन कौन अपॉइंट किया गया है, किस किस धारा में अपराध को दर्ज कराया गया है, वो सब उसमें होगा। और उसकी एक कॉपी पीड़िता को मिलना ये आपका अधिकार है। तो पीड़िता को चाहिए कि, पीड़ित पक्ष को चाहिए कि सबसे पहले एफआईआर की कॉपी निकालें। अगर एफआईआर की कॉपी निकालेंगे तो आप, उसका फोन नंबर भी होता है वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, एफआईआर के अंदर ही होता है आजकल। जब से कंप्यूटराइज आने लगी है, पहले नहीं होता था, जब से कंप्यूटराइज आने लगी है दोनों चीजें होती हैं। अगर नहीं भी हो तो आप जिस दिन एफआईआर की कॉपी लेने जा रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नंबर खुद से ले सकते हैं। और जब उनसे आप कहें कि हम 164 के बयान कराना चाहते हैं, और पुलिस आजकल एक्टिव है इन चीजों में, जानती है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है उच्च अधिकारी के पास सूचना पहुंचने पे, अगर वो ये नहीं लेते। तो एफआईआर की कॉपी रखें। और दूसरा सवाल जैसे का था कि मैं भूल गया आपका सवाल क्या था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना हो तो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने तो कह दिया कि विकलांग है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। अब क्या है कि जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, वो कहता है दो तरह की डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दो तरह की डिसेबिलिटी नहीं, दो तरह से बांटता है डिसेबिलिटी को। एक बात होता है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी को हम बोलचाल में समझ सकते हैं वो लोग जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और दूसरे वो व्यक्ति जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है ना। हम आम बोलचाल में कह सकते हैं, वो कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। लेकिन अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की का वेरिफिकेशन होगा कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर डिफेंस का लॉयर चाहता है, चेक कराना चाहता है, तो उसको कर सकता है। लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी होते हैं। जो परिस्थिति है महिला की, वो परिस्थिति दो वजह से हो सकती है, या तो वो ट्रॉमा की वजह से है या उसकी वो परिस्थिति है। अगर माता पिता ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य देते हैं तो पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन डिसेबिलिटी का भी कराए। करेक्ट, पर हमें ध्यान रखना है कि हम एफआईआर में डिसेबिलिटी को जरूर मेंशन करें, ताकि हमें ये सारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, वो हम उसका मतलब फायदा तो नहीं खैर, बट उसे एक्सेस कर सकते हैं। करेक्ट, बिल्कुल जी। सो ये प्लीज बात ध्यान रखिएगा। आप फील्ड वर्कर्स भी जो भी मदद कर रहे हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भी हुआ तो आगे केस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप विकलांगता को एफआईआर में दर्ज करवाएं कि ये विकलांग महिला के साथ ये हुआ है, इनका नाम ये है, और आगे वो उसका प्रोसेस प्रूव करने का आगे बढ़कर हम देख सकते हैं। सॉरी, किसी का एक सवाल था जो मैंने बीच में कट कर दिया था। हेलो, यस जी, आपका नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम अंजलि दिवाकर है, मैं प्रोत्साहन इंडिया फाउंडेशन से हूँ, दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक 17 साल की लड़की है और एक 19 साल का लड़का है, जिसने उसकी लड़की की परमिशन से उसका मतलब फिजिकल अब्यूज किया, यौन
उत्पीड़न एंड तो मुझे ये पूछना है, तो इस केस में क्या लड़के की गलती है और उसे कितने उम्र की सजा होएगी? एक मिनट आपका सवाल मैं क्लैरिफाई करना, लड़की की परमिशन से उसे अब्यूज किया या उनका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप था? सेक्सुअल रिलेशनशिप था, बट उसकी लड़की की परमिशन से थी और लड़की जो है वो 17 साल की है। राइट। तो इस केस में लड़के को कितने उम्र की सजा होएगी, क्योंकि लड़का भी 19 साल का है और जो मतलब रिलेशनशिप है उनका फिजिकल, वो तो लड़की की परमिशन से है, बट जो लड़की के घर वाले हो उन्होंने ये केस कर दिया लड़के के ऊपर। तो मैं इस केस में पूछना चाहूंगी मतलब कैसे? लड़की को विकलांगता है? नहीं। और लड़का जिस दिन अपराध हुआ था उस दिन कितने साल का था? 19 साल का। जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन लड़की 17 साल की थी और लड़का लड़का 19 साल 19 का। और जिस दिन हाँ जी। FIR हुई है मतलब उसके 2 दिन बाद, तो वही सेम एज है, 19 और 17। 19 और 17। तो सीधा सीधा है जो रेप का मामला इसमें बनता है, मैंने कहा था ना 18 साल से कम उम्र की लड़की, हाँ कोर्ट जी। कानून के हिसाब से 18 साल से कम उम्र की लड़की उसकी सहमति या बिना सहमति के है। रेप के मामले में पहले इस मामले में न्यूनतम सजा 7 साल हुआ करती थी, लेकिन अब रेप का कोई भी मामला है उसमें न्यूनतम सजा अब 10 साल। ओके सर, थैंक यू। बट इसमें तो लड़की की गलती है ना, उसने अपनी नहीं, परमिशन सो से मतलब। मैं आपको वही बताना चाहूंगी क्योंकि ये हाँ अब जी। कानून के दायरे के बाहर है जो आपको जवाब चाहिए रही। रिजवान ने बिल्कुल कानून के हिसाब से जो हो सकता है वो बताया, इसलिए सबसे पहले जो यूथ हैं उनको डराने के हिसाब से नहीं, लेकिन बताया जाता है कि लॉ में 18 साल के नीचे आप सहमति दे भी नहीं सकते, आपकी सहमति कानून में मानी नहीं जाएगी, कानून के हिसाब से बताया जाता है। और लड़कों को भी ये बताया जाता है ताकि वो इस तरह से गड़बड़ में ना पड़े। ये कई बार देखा गया है कि जो अडोलेसेंस राइट है उनको जो इन्होंने सहमति दी है, अब 17 और 18 में बिल्कुल 1 साल का ही फर्क है, और उसने सोच समझ के जो सहमति दी है उसके खिलाफ, क्योंकि फैमिली होती है कई कारणों से, क्योंकि बच्चे यंग हैं इस वजह से, या कोई क्रॉस रिलीजन है, क्रॉस कास्ट है, क्रॉस कम्युनिटी है, इस वजह से कई बार पेरेंट्स इसे रेप की तरह दर्ज करते हैं। इसमें ना लड़की ने दर्ज किया है ना लड़के ने किया है। आई थिंक आपका बेस्ट शॉट यही होगा कि आप पेरेंट्स को काउंसिल करें, और इसको वैसे भी वो यदि रेप का केस करेंगे तो एनीवे इट इज़ अ प्रोसेस दैट द गर्ल विल आल्सो हैव टू गो थ्रू, है ना। बच्ची का भी आई हैव वन क्वेश्चन मैम। 1 मिनट रुकेंगे सर, एक जी। रिजवान आप मुझे प्लीज़ बताएंगे, क्योंकि ये तो खैर पॉक्सो में कवर होगा कल, पर यदि पेरेंट्स भी मैंडेटरी रिपोर्टिंग का फ़ायदा उठाकर यदि इस केस में रिपोर्ट करते हैं तो भी लड़की का टेस्टिमोनियल तो लेंगे ही लेंगे, गैर विकलांग लड़की है। हाँ, तो टेस्टिमोनियल के समय भी लड़की डिसमिस कर सकती है, वो नकार सकती है, सच बता सकती है। तो आपका बेस्ट शॉट सबसे पहले पेरेंट्स को काउंसिल करना होगा कि ये ऐसा केस ना करें, और दूसरा बच्ची को काउंसिल करना होगा कि शी शुड स्टिक टू द फैक्ट्स ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन। नहीं तो कानून में ये प्रावधान जो रिजवान ने कहा वो वही है। एंड वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन फॉर दिस। हम आपको अडोलेसेंट सेक्सुअलिटी पे काम करने वाले ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली में ही स्थित ग्रुप से, जो आपको इस लीगैलिटी में और भी सामाजिक स्ट्रक्चर के तहत मदद कर पाए। यहाँ पर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, किसी ने यहाँ पर अनम्यूट किया था खुद को। Umul yes, has ma'am. raised their hand for a while. Sorry, who has raised? Umul. Umul has raised their hand, and who was unmuting themselves? आपका नाम बताएं सर। एक्चुअली मैम उमुल का श्योर मैम, श्योर मैम। जी, उमुल आपका सवाल आप पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ, मैं उमुल हूँ, चेन्नई से हूँ। मैंने लॉ कंप्लीट किया है, लॉ ग्रेजुएशन, और मुझे विकलांग महिला के अधिकारों में भी इंटरेस्ट है। और यहाँ पर वैसे भी प्रोविजन नहीं है साइन लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, वो थोड़े पुलिस स्टेशन में है और बहुत सारे जगह नहीं है चेन्नई में, मीन्स तमिलनाडु में। अभी पॉक्सो में मुझे ये आया है कि लूपहोल्स लाइक स्पेशल एजुकेटर्स, लाइक वहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस
वहाँ पे ऐसे नहीं है प्रोविजन, तो ये कैसे, हाँ ये So Umul, कैसे can I clarify a question? क्या आप ये पूछ रहे हैं कि पुलिस के पास ये प्रोविजंस नहीं होते हैं इसलिए वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं? हाँ, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सर बोला है ना, क्रिमिनल अमेंडमेंट उसमें भी होता है, उसके तहत भी होता है और पॉक्सो के तहत भी कंपलसरी है ये देना। तो आप ये पूछ रहे हैं कि पुलिस के पास ज्यादातर ये जानकारी नहीं होती है इसलिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? या कैसे वेन उसको लेके आना है, मैं हाँ तमिलनाडु में चेन्नई में लाना चाह रही हूँ। So it works with a lot of police training, Umul. पुलिस को सेंसिटाइज और अवेयर, रिजवान और भी तरीके बता सकते हैं क्योंकि ये पुलिस के साथ आईजी लेवल तक जाकर बहुत सीरियस एडवोकेसी करते हैं। तो आप बताइए क्योंकि स्पेशल पुलिस को जानकारी कई जगहों पे नहीं होती है रिजवान जी। हमेशा पुलिस के पास साइन लैंग्वेज और स्पेशल एजुकेटर नहीं है, लेकिन संस्था के पास है और पुलिस उनकी मदद ले सकती है, ये ध्यान रखिए। और जो जैसे आपने पॉक्सो का केस बताया, तो पॉक्सो में जिस स्पेशल एजुकेटर से वो जो लड़की जिसके वो पीड़िता कंफर्टेबल है उसके भी वो भी मदद कर सकती है। तो ज्यादा स्ट्रिक्ट ऐसे नहीं रहना है कि सरकार अपने ही रखे, हम उस दिशा में भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि वो जिनके साथ वो कंफर्टेबल है वो भी बयान देने में मदद करें। So Umul, एक्चुअली पुलिस के पास जनरली हम कोशिश करते हैं कि संस्थाओं के नंबर्स देकर रखें, या कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स का पुलिस के साथ टाई अप हो, पर ट्रांसफर्स भी काफ़ी होते हैं, तो ये हमने हमारी ट्रेनिंग्स में भी कोशिश की है, पुलिस ट्रेनिंग्स में कि नंबर्स देकर रखें। सो आप यदि इस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं तो एक स्टेप होगा कि आप पुलिस की रिजवान जैसे लॉयर्स जो वहाँ चेन्नई में होंगे, या रिजवान से भी आप बात कर सकते हैं कि पुलिस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, राइट, कि पुलिस समझ पाए कि ये प्रावधान है, क्योंकि कई बार इतने सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, उनके इतने ग्राउंड वर्क होते हैं, कोविड के सिचुएशन में कई बार ये रिविजन्स और मेमोरी में ये कानून नहीं रह पाता है कि ये प्रोविजंस है विकलांग महिलाओं के लिए। और दूसरा कि प्रोएक्टिवली अगर कोई संस्थाएं पुलिस के पास होना चाहिए और सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए, वो एक लंबी बैटल है। तो पर संस्थाएं खुद जुड़कर पुलिस को यदि कहें कि आपके पास कोई विकलांग बच्चों का आए तो हम ये स्पेशल एजुकेटर्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ये प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। हमने राइजिंग फ्लेम ने ऐसे मेडिकल जब बयान लेने जब हॉस्पिटल में लड़कियों को ले जा चुके हैं, वहाँ पर भी बॉम्बे में भी प्रोवाइड किए हैं और दिल्ली में भी प्रोवाइड किए हैं, पुलिस ने और मेडिकल स्टाफ ने हमें कांटेक्ट किया हुआ है। सो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी और ये किया जा सकता है। वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, हम 7:05 हो चुके हैं, हमारा 7 बजे क्लोजिंग टाइम था। रिजवान, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप एक और सवाल ले पाएंगे तो हम 5 मिनट में फिर इसे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक संदीप का सवाल था और उस पर फिर हम क्लोज करेंगे। मैम एक्चुअली कुछ देर पहले एक मैम ने पूछा था कि 19 इयर्स की लड़की थी, 19 इयर्स का लड़का था और 17 इयर्स की लड़की थी। तो इस केस में क्या मामला रेप के आधार पर 376 में चलना चाहिए या पॉस्को एक्ट में चलेगा ये? संदीप, इसमें जब एफआईआर दर्ज हुई होगी ना, तो उसमें दोनों धाराएं लिखी गई होंगी। पॉक्सो कोर्ट में चलेगा केस, ठीक है, लेकिन 376 भी लिखी होगी। और भी अगर कुछ हुआ होगा, जैसे धमकी दी है जान से मारने की, तो 506, मार पिटाई भी की गई है तो 323, ये सब दर्ज होता है। पर आईपीसी की धारा जरूर दर्ज होगी उसमें और केस पॉक्सो कोर्ट में चलेगा। ओके सर, ओके। तो हम लोग एकदम से ऐसे फैसला नहीं कर सकते कि इतनी सजा मिलेगी, क्योंकि हम केस पे बात नहीं करें। जब केस स्पेसिफिक बात करते हैं तो केस के बहुत सारे फैक्ट होते हैं, और अभी ये एक पक्षीय जानकारी है, और एक पक्षीय जानकारी भी ये ट्राइसरी है। ट्राइसरी मतलब आपको किसी ने बताया, किसी को किसी ने बताया और उसको हमने बताया। तो हम वैसे भी कोई भी वकील उस पर बात नहीं करेगा। संदीप, आगे आप वकील बनोगे तो आप जानोगे कि कोई भी वकील उस पर बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि कम से कम उस व्यक्ति को जिसने देखा है, या उस घटना का कोई साक्षी है, या आसपास जिसको सच में पता है कि क्या हुआ था, उससे बात कर रहे हैं। जी। और पॉक्सो से, और पॉक्सो के तहत क्यों ये केस चलेगा, या 18 से नीचे जब हिंसा होती है तो पॉक्सो में क्या बताया गया है विकलांग बच्चों के लिए या बच्चों के साथ जो हिंसा होती है उस पर, वो हम कल बात करेंगे। रिजवान कल भी हमारे साथ हैं,
तो और भी सवाल आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ। कल ऑलरेडी चैट में आप सवाल लिख सकते हैं जैसे ही सेशन शुरू होगा या सेशन के दौरान या सेशन के अंत में। सो बने रहें हमारे साथ। ये 3 दिवसीय कार्यशाला श्रृंखला है। कल इसका तीसरा दिन है। हमने बीते हुए कल मतलब बुधवार को 23 जून हमने घरेलू हिंसा के बारे में बात की। आज हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बारे में बात की और कल हम बात करेंगे पॉक्सो पे। हमारे साथ कल भी रिजवान दोबारा आएंगे और हमें बताएंगे कि पॉक्सो के तहत हमारे क्या अधिकार हैं और हम किस तरह से प्रैक्टिकली इस लॉ को एक्सेस कर सकते हैं और कोई बच्चे के साथ जब हिंसा होगी और विकलांग बच्चों के साथ जब हिंसा होगी और हिंसा किसको माना जाता है। जैसे आज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत कई सारी बातें बताएं कि किन केसेस में इसे क्या टाइप की हिंसा मानी जाती है, तो वो भी कल सीखेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। कल भी शाम 5:30 से 7। जिसने भी जूम पर रजिस्टर किया है, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। यदि आप और भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं ताकि आप इस रूम में रहें हमारे साथ और आपके सवाल हम तक पहुंच सकें। और जो डायरेक्टली यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, कल की लाइव लिंक राइजिंग फ्लेम के सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाएगी, रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचाई जाएगी ताकि वो आगे शेयर कर सकें। मिलेंगे कल फिर। मेरा हक मेरी सुरक्षा 3 दिवसीय कार्यशाला श्रृंखला राइजिंग फ्लेम की ओर से मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। सारे जो पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ आए, जिन्होंने इतने सवाल पूछे, बहुत इम्पोर्टेंट रिजवान अली फ़हीम हमारे आज के वकील ट्रेनर, जिन्होंने हमें बहुत सरल भाषा में समझाया कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम किस तरह से न्याय तक पहुंच सकते हैं। हमारे सांकेतिक भाषा अनुवाद करने वाले सपोर्ट पर्सन्स हमारी टीम आज के लिए निशांत और सोनाली, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, थैंक यू वेरी मच, और पूरी राइजिंग फ्लेम की टीम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यूं ही जुड़े रहें क्योंकि हमारे हक और हमारी सुरक्षा के लिए हमें ही आवाज़ उठानी है और हमें ही आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा हक मेरी सुरक्षा, कानून और विकलांग अधिकार पर कार्यशाला श्रृंखला राइजिंग फ्लेम द्वारा। वेबसाइट risingflame.org, ट्विटर राइजिंग फ्लेम नाउ, इंस्टाग्राम risingflame_now, फेसबुक राइजिंग फ्लेम नाउ।